अस्सलाम वालेकुम। ईद की खुसूसी नशरियात ईद पुर उम्मीद में आपको खुशामदीद। सिटी 41 की पूरी टीम, पूरे स्टाफ, एक एक एम्प्लॉय और आपके होस्ट शराज भट्ट की जानिब से आपको ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। इस छोटी ईद की बड़ी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे गेस्ट ने भी हमें ज्वाइन किया। उनका तारुफ करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ आज की खुसूसी नशरियात में हमारा किचन भी मौजूद होगा, जिसमें हमारे ITHM कॉलेज के मास्टर शेफ सादिया ज़ीशान और तहरीम मुस्कान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे साथ सजाद अली तशरीफ रखते हैं, मारूफ सिंगर हैं और गायक हैं, फैसलाबाद से, फैसलाबाद की आवाज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम सजाद अली, मुबारक हो ईद आपको। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? और मैं अब आपको हमारे जो खुसूसी गेस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, जो कि वाइस चांसलर हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के। सर, आपको ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं पूछना चाह रहा हूं कि ईद सेलिब्रेट इस दफा जो हम कर रहे हैं ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसमें हम देख रहे हैं कि मेहमान आ रहे हैं हमारे, लेकिन हम सोशल डिस्टेंसिंग रखे हुए हैं और इसको इंश्योर भी करना है और उसके साथ साथ ईद मनानी है। अब इस वायरस को जिस तरह से हमने देखा है कि पूरे दुनिया में ये वायरस फैल चुका है, अब इस वायरस को मद्देनजर रखते हुए कहा जा रहा है, माहिरीन ये कह रहे हैं अब हमें इस वायरस के साथ जीना सीख लेना चाहिए। तो क्या हकीकी तौर पर हमें वाकई में ईद जो है वो थोड़ी सी 2020 की मुख्तलिफ तरीके से मनानी चाहिए? क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है मेरा ख्याल है, और पूरी कौम के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा मैसेज होगा कि देखें, आइसोलेशन रखनी इस कोविड-19 में, कोरोना वायरस जो है, ये मेरे ख्याल सबसे पहला प्रिकॉशनरी मेजर है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें। तो जब तक आप आइसोलेशन नहीं रखेंगे तो वायरस ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। इसलिए आप मार्केट में जाएं या बाज़ार में जाएं, किसी और जगह पे जहाँ भी गैदरिंग है, अवॉइड करें कि आप ज़्यादा क्लोज सिस्टम में ना बैठें, क्योंकि वहाँ पे चांसेस जो है ट्रांसमिशन के बहुत ज़्यादा होंगे। अच्छा, तो इस पर बात होगी, गुफ्तगू करेंगे हम थोड़ा सा कोविड-19 पे भी और इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स पे भी, एहतियाती तदाबीर पे भी, लेकिन कुछ आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे। ईद कैसे मनाते हैं? फैसलाबाद में मनाते हैं यहीं पे? जी, ईद फैसलाबाद में। तो मतलब कभी बाहर जाने का प्लान नहीं होता कि यार कभी लाहौर चले गए, इस्लामाबाद चले गए, कभी ऐसा एक्सेप्शनल ईद कोई ऐसी याद हो जो कि आपने फैसलाबाद में ना मनाई? देखिए, जब इस्लामाबाद में था मैं, वो वहाँ पोस्टिंग थी मेरी, मैं 3 साल रहा हूँ वहाँ पे, तो कभी कभार हम मरीज चले जाया करते हैं। अच्छा, ठीक है। और लेकिन ज़्यादातर इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में। अच्छा, इन दिनों में ये सयाही इलाकों पे बहुत ज़्यादा रश नहीं होता, तो इस वजह से? नहीं, बड़ा रश होता है उधर। कुछ लोग अवॉइड करते हैं यार, अभी नहीं, ईद की छुट्टियों के बाद जाएंगे। ईद की छुट्टियों के बाद बहुत रश होगा, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो एक इकोसिस्टम जो हमारा इधर का उससे मुख्तलिफ है, तो उसको एंजॉय करते हैं। स्नोफॉल मतलब देखते हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो देखते हैं, तो एक नेचुरल ब्यूटी है वहाँ, तो लोग एंजॉय करते हैं। अच्छा, ईद पर कुछ खास पकवान भी पकते हैं घर में? जी। उसमें सबसे बेहतरीन और सबसे फेवरेट डिश आपकी कौन सी है? देखें, उसमें बहुत सारी डिशेज हैं और जो मीठी होगी वो सबसे अच्छी होगी। मीठा तो जो ईद, छोटी ईद जो है, ईद उल फितर जो है, उसमें मीठा ना हो ये हो ही नहीं सकता। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि मीठे में कौन सी डिश सबसे ज़्यादा फेवरेट है? तो डॉक्टर साहब कौन सी? पहले तो मैं समझता हूँ कि एक फेवरेट होती थी जब हम बचपन था हमारा। जी। तो हलवा पकता था, ठीक है, वालदा मोहतरमा हलवा पकाया करती थी सूजी का, देसी घी का, ठीक है। फिर सवियाँ जो हैं ये फेवरेट होती थी। उस वक्त ये रेडीमेड आपको नहीं मिलती थी, हाँ, ठीक है, उस वक्त खुद घरों में बनाते थे। एग्जैक्टली। आटा ऐसा लेना जो जिसमें ग्लूटेन ज़्यादा हो, जिसकी सवियाँ बने, क्योंकि हर किस्म के आटे से सवियाँ नहीं बनती, तो वो स्पेशल आटा होता था। फिर उसकी सवियाँ बनानी, वो 7-8 दिन लगते थे, मतलब लेडीज़ लगी रहती थी मशीन को, मतलब ये है कि उसको चलाना, फिर उसको आटे को बनाना, वो सारा एक सिस्टम था। फिर उसको रोस्ट करना, यानी उसको हीट देते थे, फिर उसको पकाना और देसी घी में पकाना या दूध में पकाना, उसका एक अपना मज़ा होता था। अब लोग तरसते हैं कि देसी घी मिले, खालिस दूध मिले, वो नहीं मिलता, तो फिर ऑयल पे ही और बाकी चीज़ों पे ही मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, डिपेंड करना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ ये वो ट्रेडिशनल चीज़ें जो कन्वेंशनल हमारी क्लासिकल थी वो ख़त्म होती जा रही है। कहीं ना कहीं अभी भी जो गांव इलाकों में आप चले जाएं,
या कोई विलेजेस एरिया में चले जाएं, वहां पे अभी भी इसको इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है और लोग इसको इंश्योर करते हैं कि वो देसी की इस्तेमाल करें और खालिश खुराक इस्तेमाल करें? देखें जी, ये दुनिया में अब ट्रेंड है इस वक्त ऑर्गेनिक फार्मिंग का। ठीक है, मैं एग्रीकल्चर के हवाले से बताऊं कि जी ऑर्गेनिक चीज़ें होनी चाहिए। आप किसी भी मार्केट में जाएं, फॉरेन में तो ये है कि अगर ऑर्गेनिक फूड होगी, फ्रूट होगा, वेजिटेबल होगी, उसकी प्राइस 2 या 3 गुना ज़्यादा होगी। एग्जैक्टली। और यहाँ भी हमने भी शुरू किया है अपने यूनिवर्सिटी में, अब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे हमने एक सेल बनाया है और उसमें जितनी वेजिटेबल होंगी वो ऑर्गेनिक होंगी, उसका सीड जो होगा वो ऑर्गेनिक होगा, उसमें कोई फर्टिलाइज़र की एप्लीकेशन या कोई भी पेस्टिसाइड जो है वो अप्लाई नहीं हुआ होगा, वो खालिस किस्म की यानी एक खुराक होगी। अब दुनिया में ये ट्रेंड है कि हर बंदा कॉन्शियस है कि हमें प्योर फूड मिले, प्योर वाटर मिले, प्योर मिल्क मिले। अब ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। अब हमारे यहाँ देखें, जितने भी मार्केट में आप फ्रूट देख लें, खरबूजा देख लें, सैक्रीन का टीका लगा हुआ है। बिल्कुल। तरबूज देखें, उसको कलर डाई का और सैक्रीन का टीका लगा होता है। कभी भी मैं समझता हूँ, मैंने खुद देखा, एक दिन मैंने लिए ये माह रमज़ान में खरबूजे, ठीक, बहुत मीठा था। मैंने कहा यार हम जिंदगी में खाते रहे, कभी इस तरह का खरबूजा मीठा हुआ नहीं, ये कैसे हो गया? जब मैंने पीछे से काटा तो वो सारा का सारा रंग लगा हुआ और सैक्रीन जो है। मैंने कहा अल्लाह जी, ये करतब है, ये तो पूरी यानी एक जो जैसे डॉक्टर टीका लगाता है ना, इस तरह आजकल ये रेडियो वाले और बाकी जो है मार्केट। अच्छा, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि एक रेडी वाले के पास आप जाते हैं, आप जाकर के उनसे खरबूजा मांगते हैं, तरबूज मांगते हैं, वो आपको तरबूज देते हैं और वो आपको बताते हैं कि शर्तिया मीठा है। ये कैसे मीठा हो सकता है? यानी कि उनको कैसे पता लग सकता है कि ये शर्तिया मीठा है? नहीं, उनको पता है, उन्होंने खुद टीका लगाया होता है ना, इसलिए। अच्छा, मुझे एक बचपन की ईद बता दें कि जो आपको याद हो, जो आपके हाफजे का हिस्सा बन गई हो, कि ये ईद जो है ना, ये मैंने अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ गुजारी थी और ये वाली ईद जो है मेरे हाफजे का हिस्सा, मैं कभी नहीं भूल सकता। देखें, एक दफ़ा ये हुआ कि अभी तो लेटेस्ट ये हुआ कि मैं एक दफ़ा बाहर चला गया और मुझे नहीं पता था कि ईद आने वाली, लेकिन ज़्यादा टाइम लग गया तो ईद बाहर गुजारी मैंने। और वो ईद उल ज़ुहा थी, यानी जो कुर्बानी की ईद है, तो हम चाइना में पड़ी ईद। चाइना में पड़ी। और जब हम ईद के लिए गए, यकीन करें वही मंज़र मुझे जो अरफात में होता है, इस तरह पहाड़ों के उन्होंने वैली में पढ़ाई और दूर दूर तक चाइनीज़ मुसलमान जो हैं, बाकी मुसलमान जो गैर ममालिक से आए हुए थे, स्टूडेंट आए हुए थे या साइंटिस्ट आए हुए थे, तो बहुत बड़ा हजूम था। यानी अगर एक आदमी वहाँ रास्ता भूल जाए तो शायद उसको दोबारा जो है वो उस रास्ते पे आना बहुत मुश्किल होगा। इतना हजूम मैंने नहीं देखा, यानी अरफात में देखा, चाइना में रह के चाइना में। तो ये हाल है। मुसलमान जहाँ भी रहते हैं वो अपना त्यौहार अच्छे तरीके से मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। देखें, डिफरेंट कौमें जो हैं, डिफरेंट मज़ाहिब में अपने अपने त्यौहार हैं, उनके फिक्स हैं। हमारे त्यौहार जो है चूँकि ये चांद के साथ मुंसलिक हैं, इसलिए इसका मैं समझता हूँ एक मिरेकल है। छोटी ईद देख लें, बड़ी ईद देख लें और बाकी त्यौहार देख लें, वो चांद के साथ मुंसलिक है। इसलिए वो कहते हैं क्यूरियोसिटी जो है वो रहती है जहन में कि यार देखें कब ईद होनी है, कल होनी है, परसों होनी है, हर दफ़ा। ये अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह ताला की हिकमत में से है, यही सस्पेंस रहता है कि तो ये हिकमत है, बहुत बड़ी हिकमत है, ये हिकमत में से। ठीक है, चले रुख करते हैं हमारे किचन की तरफ और किचन में भी जाऊँगा। मैं पता करता हूँ वहाँ पर तहरीम मुस्कान भी हैं और उनके साथ साथ सादिया ज़िशान भी हैं। इनसे पूछते हैं कि आज हमारे लिए ईद पर क्या बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। कैसे हैं आप? एक दफ़ा फिर आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक आपको। मीठी ईद है, मुझे लग रहा है कुछ आज मीठा पकाने जा रहे हैं आप। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा पूरा महीना साथ रहा है ईथम कॉलेज का भी और उसके साथ साथ डेन स्टेवन का भी। डेन स्टेवन बाय साहब जीज, इस वक्त मेरी आउटफिट जो आपको नजर आ रहे हैं ईद के भी, ये भी स्पॉन्सर्ड है बाय डेन स्टेवन बाय साहब जीज। और डेन स्टेवन से शॉपिंग कीजिए ईद के बाद भी और इसके साथ साथ अपने लाइफ को, अपने कपड़ों को मजीद अच्छे कलर्स दीजिए। डेन स्टेवन ने हमेशा से सिटी 41 का साथ दिया है। थैंक यू सो मच डेन स्टेवन बाय साहब जीज। और ईथम कॉलेज के मास्टर शेफ हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? अभी हम बना रहे हैं चिकन ब्रेड। चिकन ब्रेड जी। अच्छा, मैंने ये देखा है कि ज्यादातर मीठा लोग खाते हैं, लेकिन हम बनाएंगे। अच्छा, मीठा भी बनाएंगे। अच्छा, मीठा भी बनाएंगे, डोंट वरी। पहले हम चिकन ब्रेड बनाएंगे। अच्छा, पहले चिकन ब्रेड बनाएंगे। चिकन ब्रेड कैसे बनाई जाती है और उसका क्या तरीकाकार है? तैयार करेंगे
मैदा है मेरे पास, ईस्ट इसमें डालेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, आपको इसको पता है कि knead करके। ईद पर खवातीन आधा वक्त जो है वो तैयार होने में गुजारती हैं और आधा वक्त किचन में गुजारती हैं। नहीं, मेरा ख्याल है 80% किचन में और 20% तैयार होने में। शी इज बीइंग डिफेंसिव। प्रैक्टिकल ठीक है, ठीक है, ठीक है, डिफेंस करें आप, मैं आपको मना नहीं कर रहा, आप खवातीन का डिफेंस कर सकती हैं और ये उनके डिफेंस का दिन है आज, तो ठीक है। और चिकन अलग ब्रेड, से हम एक ये चिकन रेडी करेंगे उसमें स्टफ करने के लिए। चिकन स्टफ करेंगे इस डो में, जी, और फिर हम बेक करेंगे ओवन में। इसको बेक करेंगे ओवन में। बेकिंग आइटम्स जो है वो ज्यादातर इसलिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि इंस्टेंटेनियसली तैयार हो जाती हैं और वो हमारे मेहमानों के आगे सर्व की जा सकती हैं। तो आज भी हमारे मास्टर शेफ जो है वो चिकन ब्रेड बनाने जा रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या प्रोसीजर है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे, ये बता दीजिए। चिकन है, चिकन के लिए हम इसमें इस्तेमाल करेंगे नमक है, काली मिर्च है और ये ग्रीन चिली हम चॉप करेंगे अभी इसको, और जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा और ऑनियन को सौते करके हम इसका चिकन का जो मसाला है वो रेडी करेंगे जो उसमें स्टफ करना है। ठीक है। लास्ट में उसमें हम थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे ताकि वो यम्मी और थोड़ा सा स्मूथ चिकन जो तो अभी आप ये चिकन को अभी ये बॉयल हो रहा है, बॉयल कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, इसके बाद हम इसको चॉप करेंगे, फिर बाकी चीजें इसमें डाल के इसको कुक करेंगे। अच्छा, चिकन का कौन सा हिस्सा है ये बता दीजिएगा। चिकन ब्रेस्ट है। चिकन ब्रेस्ट है और ये बोनलेस है। जी, बोनलेस। ये बोनलेस है, आपने चिकन ब्रेस्ट लेना है, बोनलेस लेना है, उसको बॉयल करना है, उसके बाद क्या प्रोसीजर करना है? उसके बाद हमने इसको कुक करना है ना, ऑनियन सौते करने हैं, फिर हम चिकन ऐड करेंगे और ये सीजनिंग वगैरह उसको देंगे। ठीक है, हमारे साथ सजाद अली भी मौजूद हैं। सजाद अली, कैसे हैं आप? ईद अच्छी गुजर रही है माशाल्लाह, मजे की, सिटी 41 के साथ माशाल्लाह, स्पेशली आपके साथ। थैंक यू सो मच सजाद अली, इट्स ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ योर, और बल्कि आपको कहूंगा कि आप हमारे इस शो का हिस्सा बने। इट्स माय प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो। तो आज हमें क्या सुनाने जा रहे हैं? फैसलाबाद हो और माहिया और पंजाबी ना हो, ईद का मौका हो, ईद का मौका और पंजाबी, और माशाल्लाह साथ में चिकन ब्रेड भी बन रही है, तो कुछ सुना दें हमें। डॉक्टर साहब भी मुझे पंजाबी लग रहे हैं। अच्छा, जी 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 जी, फिर शुरू हो जाए। साहब की नजर करूंगा मैं पहले। जरूर जरूर जरूर, मेरा पर्सनली फेवरेट सॉन्ग है। थैंक यू सो मच जी। मैं चाहता हूं कि आप मुझे ज्वाइन करें इधर। जी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं जरा चिकन ब्रेड देख लूं थोड़ी सी, क्योंकि मुझे पता है कि आज ईद है, आज मैं खा सकता हूं। तो स्पेशली डॉक्टर साहब की नजर है माहिया पंजाबी। ईद पुर उम्मीद, ईद की खुसूसी नशरियात में आपको खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब और उनके साथ साथ सजाद अली मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। ईथन कॉलेज के हमारे मास्टर शेफ़ इस वक्त कुकिंग कर रहे हैं, चिकन ब्रेड बना रहे हैं आपके लिए, और उसके साथ साथ मीठा जो है वो सरप्राइज़ है, वो भी आपको नहीं बताया जाएगा, इट्स अ सीक्रेट। तो इस वक्त मुस्कान जो है उनके चेहरे पर मुस्कान भी नज़र आ रही है, क्योंकि मीठा जो है वो छुपाया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा कि क्या बनाना है। चलें वो भी आपको बताते हैं। रुख करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे पकवान के हवाले से, मीठे के हवाले से और खाने के हवाले से, तो आपने बताया कि सवैयाँ वगैरह जो है वो स्पेशल डिश हुआ करती थी और आज भी है, लेकिन अब वो खालिस और ऑर्गेनिक अशिया जो हमारे पास दस्तयाब नहीं होती, जिनका हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करते थे तकरीबन 2 डेकेड्स पहले। 2 डेकेड्स पहले हमारे, हम देखें, हमारा लिविंग स्टाइल चेंज था, लोगों का मिलना जुलना चेंज था। अब हमने देखा जब से सोशल मीडिया का दौर आ गया, उसकी वजह से ना सिर्फ पकवान तब्दील हुए बल्कि इसके साथ साथ हमारा ईद मिलने का तरीक़ाकार भी लोगों के साथ मुख्तलिफ हो गया। पहले हम लोगों की तरफ जाया करते थे, रिश्तेदार हमारी तरफ आया करते थे, बाकायदा दावतें चला करती थी, 3 दिन दावतें होती थी। और अब जो है वो सोशल मीडिया का दौर है, तो एक मोबाइल के टेक्स्ट के ऊपर जो है वो ईद मुबारक कहा जाता है और एक दूसरे को जो है व्हाट्सएप के ज़रिए ईद विश की जाती है। और किसी को अगर विश करना हो तो अब वो कार्ड पहले जो भेजा जाता था एक दूसरे की तरफ, और उस कार्ड में जो मोहब्बत हुआ करती थी, वो उनसियत हुआ करती थी, उसका कोई नेबल बदल नहीं था। लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर है तो अब व्हाट्सएप के ऊपर कार्ड भेजे जाते हैं, और एक नहीं, आप एक कार्ड लेके वो 1000 लोगों को टिक करें और वो 1000 को इकट्ठे भेज दें, इस तरह भी भेजा जा सकता है। तो अब ट्रेंड चेंज होता चला जा रहा है ईद मिलने का और ईद विश करने का। तो इस पर क्या कहेंगे? जो एक तो टेक्नोलॉजी जो है वो हम तरक्की भी करते जा रहे हैं, उसके साथ साथ हमारी नॉर्म्स, हमारा कल्चर जो है वो भी चेंज होता चला जा रहा है। बिल्कुल सही। इसमें मैं कहूँगा कि ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। असल में अगर हम एवोल्यूशन देखें ना, इर्तिका, तो पहले ईद होती थी, एक पूरा जश्न मनाया जाता था। बिल्कुल, यानी पूरी फैमिली जो है, जितने मेंबर थे, चाहे जहाँ मर्जी हों, उन्होंने इकट्ठे होना होता था।
एक घर में जहाँ पेरेंट्स हों वहीं पे उन्होंने तमाम बच्चों ने आना है, अपनी फैमिली के साथ आना है, उन्होंने ईद मनानी है, ठीक है। अब दौर उसके बाद डिस्को दौर आया, मैं कहता हूँ डिस्को जनरेशन का दौर आ गया, फिर बर्गर जनरेशन का दौर आ गया। अब ये जब से जनरेशन आई है ना, तो वो जो पुराने कल्चर से बिल्कुल ख़त्म हो गए, इनको अवेयरनेस है ही नहीं बिल्कुल ही। अब देखें मैं भी बोल रहा हूँ क्योंकि हम एकेडेमिया से हैं, यूनिवर्सिटी से हैं, तो अमूमन हमारी उर्दू जो है उसमें इंग्लिश ज़्यादा होती है। इनके भी यही है कि ये सोशल मीडिया से लर्न कर, अब छोटे बच्चे हैं ना मतलब जो 3-4 साल के, और मैं अक्सर कहता हूँ कि सबसे पहले अगर किसी छोटे बच्चे को 50 खिलौने रख दें, अगर टॉयज़ जो हैं उसमें से मोबाइल पड़ा, वो मोबाइल उठाएगा। और 1 साल का बच्चा जो है मोबाइल पे लग जाता है, उसकी वहीं से लर्निंग होती है, वहीं से सारी चीज़ें वो सीखता है। सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है मैं समझता हूँ, और उससे कई चीज़ें फेक भी आ रही हैं, उससे भी बचना चाहिए। लेकिन बच्चों को नहीं पता होता कि ये चीज़ फेक है या ये सही है, या कैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं चीज़ को। अगर कोई मजहबी चीज़ है उसको मतलब और तरह से रंग दिया जा रहा है, तो ये इस तरह की अवेयरनेस जो है ना, ये अक्सर पेरेंट्स को देनी चाहिए अपने बच्चों को कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ नहीं है। अब मसलन मैं आपको अपनी मिसाल बताता हूँ। मेरा पोता छोटा जो है वो अभी 3 साल का है, सऊदी अरब में पैदा हुआ, इधर 1 साल के बाद आ गए। अब वो 3 साल से बोल नहीं रहा, बहुत कम यानी गुफ्तगू करता है, अगर करता है तो इंग्लिश में करता है। उसकी वजह ये कि साल के बाद उसको मोबाइल दे दिया और वो ऐप्स जो है वो देख रहा है, सारे प्रोग्राम देख रहा है, उसने वही लर्निंग की है। ऐसा ही उसने बिल्कुल ना माँ को ना बाप को ना किसी को और कोई सुना ही नहीं है, उसने सिर्फ वही देखी हैं चीज़ें, वीडियोज़ देखी हैं। अब ये देखें कि पहले एक दौर हुआ करता था कि हम ईद जो है वो अपने बड़ों के साथ मनाते थे। राइट। ईद हमेशा हम लोग बड़ों की तरफ जाते थे, ईदी मिला करती थी, और अब हम चाहते हैं कि हम अपने दोस्तों के साथ ईद मनाएं। राइट। ये दौर जो है तब्दील हो गया, हर लिहाज से तब्दील हुआ है। अब लोगों का जो हमारे टीन एजर्स हैं उनकी ज़्यादातर कोशिश होती है हम अपने दोस्तों के साथ ईद पे किसी जगह निकल जाएं, बारबेक्यू पार्टी कर लें, रात फलां जगह पे स्टे कर लें, या मरी निकल जाएं 2 दिन के लिए। वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने अबाउजदाद के साथ, अपने दादा के साथ, अपने चचा के साथ वो लोग नहीं रहना चाहते। वो उस फैमिली गैदरिंग जो हुआ करती थी, वो ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि अब जो दौर जो है वो चेंज हो रहा है, जिसमें ये तमाम चीज़ें भी हम विटनेस कर रहे हैं, हमें नजर आ रही हैं। और ये मेरे ख्याल में और भी कल्चर, लोगों को नॉर्म्स और सोशल वैल्यूज सिखाई जानी चाहिए। कल्चर और भी बहुत चेंज हुआ है। देखिए रात को जागना, दिन को सोना, ये कभी भी नहीं हमने कभी, मतलब मैं अब भी रात को ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे मैंने सो जाना होता है। सुबह हमने अर्ली उठना है और उठ के नमाज़ पढ़नी है, अगर तहज्जुद का टाइम है तहज्जुद पढ़ ली, नहीं तो फजर की जो है नमाज लाजमी पढ़नी है। कोई नमाज नहीं छोड़नी, ये शुरू से बचपन से है, मतलब ये एक आदत बन चुकी है। खाना छूट जाए नमाज नहीं छोड़ सकती। अब ये ट्रेंड नहीं रहा। अब कहते रात सारी जागते रहें और दिन को सोएं। जब काम का वक्त होता है, जब लाइट होती है जिसको हम हार्नेस कर सकते हैं। देखिए ना, अल्लाह ताला ने ऐसे तो नहीं दिन और रात पैदा की, बिल्कुल। रात सिर्फ रेस्ट के लिए पैदा की है और दिन जो है काम के लिए। हम काम वाला दिन जो है वो सोने में गुजार देते हैं, और जो रात होती है सोने की उसको हम वैसे हम लेयर में बैठे हैं, गपशप लगा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, नहीं तो मोबाइल ही देखी जा रहे हैं। इस तरह से हम अपनी जनरेशन को रियून कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये सिस्टम जो है दोबारा उसी तरह आएगा। और ये जो कोरोना वायरस है, इससे हमें बहुत ज़्यादा लेसन मिले हैं कि हम कितने मज़हब से दूर चले गए थे, कितनी हम अपनी पुरानी रवायात जो हैं वो छोड़ गए थे, और क्या क्या हमारे आबा अजदाद ने हमारे लिए छोड़ा, कौन सी लेगेसी छोड़ी, वो हम सारी की सारी भूल गए। मैं कोरोना वायरस ने वो तमाम लेगेसी जो है वो याद करवा दी, और चीज़ें अपनी हकीकी हालत में वापस आने लग गई हैं। बिल्कुल। ठीक है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब लोग सुबह जल्दी दुकान खोलते हैं, 5 बजे दुकान बंद कर देते हैं। बिल्कुल। और ये चाहे ज़बरदस्ती से ही लेकिन करवाया जा रहा है, लेकिन ये समझ लें कि अल्लाह ताला करवा रहा है। हम दूसरी कंट्री में गए हैं, देखें ढाका जैसा शहर, बहुत एडवांस शहर है ढाका। शाम को मगरिब की अजान होती है, जो ही सारी शॉप्स बंद हो जाती हैं। उन्होंने सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग शॉप्स खोलनी। चाइना में देख लें, और दिन को वो दिन की लाइट को ना, ये हम पता नहीं कितना लाइट का इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा कर रहे हैं। रात को हम बैठे हैं आराम से, सारी लाइटें ऑन है, और फिर सुबह जब सोना है लाइट ऑफ ही नहीं करनी,
यानी आपने देखा है कई मतलब इवन पोल्स पे लाइट ऑन है, 10 बजे तक ऑन है, क्या ज़रूरत है? हम ज़्यादा वेस्टेज करते हैं एनर्जी का, तभी शॉर्टेज है। अगर हम ये पिलफरेज जो है इसको रोकें तो मेरा ख्याल है कि हमें ये एनर्जी की इतनी कमी ना, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिविलेजेस है ना जो हमने मन घड़त बना ली हुई है, हमें इनकी जरूरत नहीं थी। अब देखिए कि एक घर में एक पीटीसीएल भी काफी होता था, आज से 20 साल पहले 15 साल पहले एक पीटीसीएल का फोन होता था, उसी के ऊपर सबकी बात हो जाया करती थी, दोस्तों का फोन भी आ जाता था, रिश्तेदारों का फोन भी आ जाता था। आज घर के हर फर्द के पास मोबाइल फोन होना जरूरी है और मोबाइल फोन के बाद उसके ऊपर ध्यान होना भी बहुत जरूरी है। तुम्हें मैंने कॉल की थी, कहाँ थे तुम? तुम्हारे अब वो मोबाइल, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास नहीं होता, अपना मोबाइल तो अपने पास रखा करो। अब ये क्यों हमने लाजमी अपने ऊपर करार कर दिया कि मेरा मोबाइल फोन मेरे पास लाजमी होना चाहिए, मेरा गुजारा नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं, बड़े अजीज हैं, उन्होंने अपने घर में मोबाइल फोन अलाउ ही नहीं किया। अच्छा किया। वो मोबाइल फोन वो कहते हैं कि जब हम आते हैं हम वहां पे साइलेंट लगा के, इन्होंने बॉक्स रखा हुआ है घर की एंट्रेंस पे, वो घर वाले सारे मोबाइल फोन उसमें डाल देते हैं। घर से बाहर जाना हो तो किसका फोन किसका वो लेके जाता है, घर के अंदर कोई फोन यूज नहीं करेगा। उनके अब्बा ने सख्ती से मना किया हुआ है, घर के अंदर मुझे ना नजर आएगा मोबाइल फोन यूज हो रहा है, ना उन्होंने वाईफाई लगवाया हुआ है, सिर्फ केबल देखते हैं। कभी कभी वो कोई मूवी वगैरह देखनी हो मिलकर इकट्ठे मौके देख लेते हैं, फैमिली की तरह रह रहे हैं। वो जिस तरह फैमिलीज रहा करती थी, हमारे पास बहुत गपशप करने का टाइम होता था, हम आप गपशप भी करते थे, लोगों के साथ बात करते थे, अपनी वालिदा के साथ, अपने वालिद के साथ कुछ चीज़ें शेयर करते थे, वो कुछ उनकी तरबियत हासिल करते थे। इसी तरीके से तरबियत होती थी। अब जिस तरह आपने बताया कि 1 साल का बच्चा जो मोबाइल फोन पे लगा होता है, 2-3 साल का होता है, उसको जो है मोबाइल फोन लाजमी उसने कार्टून देखने हैं। उसके बाद वो थोड़ा सा प्यूबर्टी एज के ऊपर पहुंचता है तो साथ ही उसको वो फिर जिद करने लगता है मुझे मोबाइल फोन लेके दें। क्यों? और फिर हम सर पकड़ के बैठे होते हैं, मेरा बच्चा मोबाइल फोन की जिद कर रहा है इस उम्र में। आपने उसको 1 साल की उम्र में मोबाइल फोन दे दिया, फिर आप कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? तो ये चीजें हमें मेरे ख्याल में कुछ चेंज करने की जरूरत है और कोविड-19 जो है वो एक बेस्ट टाइम है जिसमें आप अपने आपको चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए अल्लाह पाक ने मौका दिया है जी जी वबा के जरिए ना कि सारे इकट्ठे फैमिली में एक टाइम बना है, लेकिन फिर भी मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि फिर भी हम मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं मुसलसल घर में बैठ के भी। हालांकि मौका अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने एक पॉज का जो बटन है वो दबाया है कि ठहर जाओ, इसी भी आ गए हैं, तो उस हिसाब को मद्देनजर नहीं रख रहे हम, फिर भी हम मोबाइल को मुसलसल उसी तरह ही देखें। मेरा ख्याल है कि जितना हमारी कंट्री में मोबाइल का यूज़ हो रहा है वाइड स्प्रेड, किसी और कंट्री में नहीं। मैं बहुत सारे ममालिक में गया हूँ। एक दफ़ा मुझे जर्मनी में गया तो जिस प्रोफेसर के पास मैंने जाना था उसको मैं 11 बजे फ़ोन किया, 12 बजे किया, 2 बजे किया, उसने अटेंड नहीं किया। उसने जाके 5 बजे अटेंड किया। मैंने पूछा यार आपको पहले मैंने इतनी कॉल की है, आपने अटेंड नहीं किया। वो कहते जी हमें अलाउ ही नहीं है, हम यूनिवर्सिटी में या ऑफिस में हम फ़ोन सुनते ही नहीं है किसी का, ना ही हम फ़ोन को यूज़ करते हैं मोबाइल को। तो अब 5 बजे जब उसको छुट्टी है उसके बाद उसने मुझे रिस्पॉन्ड किया और उसने कहा जी आप मैं इधर हूँ, आप आ जाओ। ज्यादा लोगों के साथ कांटेक्ट में होने की वजह से हमारी सीक्रेसी जो है वो भी डिस्टर्ब हो रही है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। ईद की खुसूसी नशरियात, ईद पुर उम्मीद। सज्जाद अली साहब, मैं कह रहा हूँ सज्जाद अली साहब नजर आ रहे थे। फॉलो करता हूं उनको माशाल्लाह। नहीं तो मैंने 5-10 सेकंड के लिए ना आंखें बंद करके सुना आपका गाना। अच्छा। तो मुझे वाकई में ऐसे लगा कि माशाल्लाह सज्जाद अली साहब के मुझे झलक और वो नजर आई आपके अंदर ना। और ये वाकई में उन लोगों को डेडिकेट कर रहे हैं आप ये गाना जो हमारे साथ नहीं है इस वक्त, और वो मतलब प्रदेश में ईद गुजारने पर मजबूर हैं। और कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे मुसलमान हैं, कई ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि हमारे साथ इस वक्त नहीं है और वो अपने पाकिस्तान यानी अपने वतन अपने घर में ईद नहीं कर रहे, और उनकी मजबूरी है कुछ जिसकी वजह से वो अपने मुल्क से बाहर ईद कर रहे हैं। ये गाना उनके लिए बाकायदा तौर पर जो आ सकते हैं या नहीं जा सकते, लॉकडाउन की वजह से फ्लाइट्स ऑफ हैं, बिल्कुल उनको भी मैं ट्रिब्यूट कर रहा हूँ ये गाना। बिल्कुल, ये गाना वाकई में हकीकी तौर पर उन लोगों के लिए। और मैं जब सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि आज ईद का दिन है और हम लोग खास तौर पर उन लोगों को याद कर रहे हैं जो हमारे साथ नहीं है। तो डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा कि आप इस पर कमेंट कीजिएगा उन लोगों के लिए जो हमारे साथ हमारे वतन में अपने घर में ईद नहीं कर रहे, वो कितनी मजबूरी होती है उनकी कि वो। मैं समझता हूँ कि अगर आप ईद या कोई भी त्यौहार बाहर मनाएं, घर से बाहर, वो बड़ी तकलीफ दे सीन होता है। यानी बच्चों से दूर, अपने पेरेंट्स से दूर, बहन भाइयों से दूर, फिर अपने महल्लेदारों से दूर,
तो आइसोलेशन में अब उनको पता भी नहीं होता कि ईद का दिन है, तो उस मुल्क में फॉर एग्जांपल वो त्यौहार है ही नहीं। आप जैसे देखें ना, अमेरिका में तो उसको नॉर्मल दिन के तौर पे मना रहे हो, नॉर्मल वर्किंग डे होता है, आप काम भी कर रहे होते हैं, छुट्टी भी नहीं होती। अगर छुट्टी लें भी तो घर में क्या करेंगे आप अकेले? तो इसलिए बहुत बड़ा एहसास होता है, मैं समझता हूँ, और मिस करता है बंदा कि मैं फ़ौरन ईद पे जाऊँ अपने, क्योंकि यही त्यौहार होते हैं जहाँ मतलब रिश्तेदार अपने अजीज़ व अकारब मिलते हैं एक दूसरे से और खुशी का इज़हार करते हैं मिल के। एक दूसरे को कोई ईदी दे रहा होता है, कोई ले रहा होता है। तो ये एक सिलसिला चला हुआ है, निज़ाम चला हुआ है शुरू से। ये हम अपनी रवायात को भूल नहीं सकते, और रवायात को ज़िंदा रखेंगे तो मेरा ख्याल है हम भी ज़िंदा रहेंगे, ये कौम भी ज़िंदा रहेगी। हर कौम की अपनी अपनी रवायात होती हैं। अब देखें ना, न्यू ईयर है, अपने क्रिश्चियन मनाते हैं, ठीक है, उनका एक अपना त्यौहार है। चाइनीज़ अपना न्यू ईयर मनाते हैं, तो इसलिए उस पर 8-8, 10 दिन छुट्टियाँ होती हैं, तमाम इदारे बंद होते हैं, मार्केट बंद होती हैं। तो हर कौम, हर मज़हब में त्यौहार हैं, और त्यौहार जितने भी हैं हमें अच्छे तरीके से, आसान तरीके से मनाने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यही एक कौम की या एक मज़हब की पहचान होती है कि अपने त्यौहार के ज़रिए वो ज़िंदा रखते हैं उस चीज़ को। जो कहावतन कहा जाता है ना कि ईद शबरात पे भी तो कभी मिल लिया करो, ईद शबरात जो एक कहावतन होती है, तो वो ये ईद शबरात ही होती है जिसमें आप जो है वो अपनी फैमिलीज के साथ मिलते हैं और अपनी खुशियों को दोबाला करते हैं। तो हम भी अपनी खुशियों को थोड़ा सा दोबाला करते हैं, अपने किचन में चलते हैं। मेरे साथ इस वक्त सादिया ज़िशान शेफ़ और तहरीम मुस्कान है। कहाँ तक पहुँची है चिकन ब्रेड, ये इनसे दरियाफ्त करते हैं। वंस अगेन जी, मैं आ गया हूँ और ये अच्छा ये 5 से 7 मिनट। अच्छा तहरीम, आप ये बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है सिटी 41 की? आपने कई ट्रांसमिशन में भी आप रही हैं और कुकिंग की है, तो कैसा लगा आपको हमारे साथ हमारे हिस्सा बन के? बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे सिटी 41 का हिस्सा बन के। ये मेरे फ्यूचर के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसने मुझे प्रमोट किया है, मेरे टैलेंट को दिखाया है लोगों को कि मैं भी एक टैलेंट। और चिकन ब्रेड बनाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? ये भी बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, ये तब आप टेस्ट करके बताइएगा कि कैसी बनी। चलें ठीक है, आज तो टेस्ट कर सकते हैं, आज तो ईद है। चलें, इस वक्त चिकन ब्रेड जो है वो कहाँ तक पहुंची है, कितनी देर लगेगी इसको? जस्ट ओवन में 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट इसको ओवन में आपने बेक करना है। कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको, मतलब 180 सेल्सियस पे? ठीक है, चलें हम वेट करते हैं जब तक आपकी चिकन ब्रेड तैयार हो जाती है। मैं वापस चलता हूं अपनी नशिस्त पर। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चिकन ब्रेड जो है वो बेक होने वाली है, बेक्ड आइटम है। ज़्यादातर मीठा और बेकिंग आइटम्स जो हैं वो सर्व की जाती हैं ईद पर, क्योंकि ईद जो है वो ख़ास तौर पर केक्स होते हैं और कुछ मीठा होता है, सेवइयाँ होती हैं। उसके बाद अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस दफ़ा कोविड-19 की वजह से हमने देखा कि मसाजिद में भी उस तरीके से जो है वो इज्तिमा नहीं किए गए, कुछ ग्राउंड्स में लोगों ने ईद करवाई, तो ये जो है वो एक स्टेप हमें मजबूरन लेना पड़ा क्योंकि कोविड-19 था और हमें सोशल डिस्टेंसिंग को जो है वो मेक श्योर करना था। वरना एक दुनिया में पैगाम जाना था कि देखिए पाकिस्तान के अंदर जो है वो इसकी बिल्कुल भी टेक केयर नहीं की जा रही, कि सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर नहीं किया जा रहा। तो ये भी ज़रूरी था, कुछ हमें चेंजिंग लेके आनी पड़ी। जिस तरह से हमने देखा कि अल्लाह ताला के घर इस वक्त जो है वो बंद है, तो वहाँ पर तवाफ़ रुका हुआ, और ये तमाम चीज़ें हमें मद्देनज़र रखते हुए कुछ चेंजिंग करनी पड़ी रिलीजियसली भी। तो इस पर मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स कीजिएगा कि हमें पेशेंस रहना होगा और इस पेंडेमिक के अंदर सब्र का मुजाहरा करते हुए चलना पड़ेगा। क्या कहेंगे? देखिए जी, इसमें तमाम जितने भी ममालिक हैं, और कोरोना जो है मैं पहले भी बताया आपको कि ये 6 कॉन्टिनेंट बरे आज़म में फैला है, और ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ है कि इतना बड़ा अज़ाब आया है अल्लाह ताला की तरफ से। कि होता है कभी एक बस्ती पे अज़ाब आया हो, कभी एक खित्ते पे अज़ाब आया हो, कभी एक बरे आज़म पे, लेकिन ये पूरे के पूरे ग्लोब पे है। इसलिए मैं पहले भी कह रहा था कि हमें लेसन जो है वो लर्न करना चाहिए कि इतना बड़ा अज़ाब क्यों आया है। हमें अपने जो चीज़ें हैं उनको सही करना है, सही सिमत में लेके जाना है। और ठीक है, देखें ना, अब इस तरह होता रहा है कि खाना काबा बंद हो गया है, यानी तवाफ़ बंद हो गया है, या इबादत वहाँ पे बंद हुई हैं, और भी मौके पे ये हुआ है। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मतलब लोग रह रहे हैं वो आइसोलेशन में रह रहे हैं, और चाहे वो हिंदू हैं वो अपने
यानी त्यौहार अगर मना रहे हैं वो भी आइसोलेशन में, अगर सिख हैं वो अपने गुरुद्वारे में नहीं जा रहे, इसी तरह मसाजिद में नहीं जा रहे, चर्च में लोग नहीं जा रहे, ये आइसोलेशन रखी हुई है और ये तमाम दुनिया में ये ट्रेंड है, तो इसमें कोई हरज नहीं है। देखिए हमारी गवर्नमेंट जो है उसने इतने अच्छे इंतज़ाम किए हैं, मैं समझता हूँ ये कोरोना वायरस को टैकल करने के लिए। क्वारंटीन बनाए, सोशल डिस्टेंसिंग पे उन्होंने कहा कि ये लाजमी करें, मार्केटें बंद की, लॉकडाउन किए। वो हमारी अब आवाम को भी चाहिए कि हम जो उनकी इंस्ट्रक्शन है उनको एडहियर टू करें, कि वो ऐसे नहीं इम्पार्ट कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इन्हीं के यानी लाइफ सेविंग के लिए वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम अगर लॉकडाउन है तो हम लॉकडाउन में रहें, आइसोलेशन में रहें, और अगर मार्केट में अगर मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों जाएं हम ऐसे घूमने फिरने, वो ट्रेंड नहीं रहा, तो हमें केयर करनी चाहिए। अब त्यौहार भी हम अगर मना रहे हैं तो हमें चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको, मसाजिद में नमाज़ पढ़ी है तो अलहदा से उसी तरह से एक एक सफ़ का जो है फ़र्क रख के, जुमा भी पढ़ते रहे हम, एक एक सफ़ का फ़र्क रख के, एक एक बंदा जो है वो उसकी सफ़ में फ़र्क हो, तो इस तरह से नमाज़ें भी होती रही हैं, बाकी भी चीज़ें होती रही हैं, लेकिन थोड़ा सा हम वो ट्रेंड जो है उसको चेंज करना होगा और वो हम कर भी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी कौम जो है ये हर तरह से वर्सटाइल है, कोई सी भी चीज़ आती है और हर एनवायरनमेंट में जो है एडजस्ट हो जाती है, एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाती है, फिट इन हो जाती है, ये कोई मसला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये अज़ाब भी अल्लाह ताला के करम से ये दूर होगा। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ मेरे साथ मौजूद थे, वाइस चांसलर हैं आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो आपको ज्वाइन करेंगे बिलाल डोगर। देखते हैं बिलाल डोगर किसके साथ और कहां पर ईद मना रहे हैं। एक छोटा सा वक्फा देखते रहिए सिटी 41। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ईद पुर उम्मीद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। ईद का पहला दिन है, सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हों। छोटी ईद है लेकिन बड़ी खुशियां हैं, मीठी खुशियां, इसे मीठी ईद कहते हैं। मीठी ईद की बात करें तो घरों के अंदर लजीज पकवान बनते हैं, और वो लजीज पकवान का जब हम नाम लेते हैं तो रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े रख के हम आए होते हैं उसका सब्र जो होता है उसका फल हमें मिलता है, और वो फल चखने के लिए हम भी बेताब होते हैं। तो उस फल चखने के लिए आज का प्रोग्राम, मेरा पहला प्रोग्राम जो ईद पुर उम्मीद का है, वो मंसूब है एक फूड ब्लॉगर के साथ, जो खुद वैसे स्टडी के हवाले से साइंटिस्ट हैं, लेकिन ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगिंग की तो वो फूड ब्लॉगर हैं। मैं किचन के अंदर एंटर हो रहा हूँ, साथ वो बिल्कुल आपको कैमरे की आंख से नज़र आ जाएंगे, लेकिन उनका तारुफ में करवा दूँ, अज़का नासिर हैं, उनके घर पे हम पहुँचे हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे आप अक्सर इनको देखते होंगे और बड़े लजीज खाने बनाती हैं। मैं जब भी इनकी वीडियो देखता हूँ तो यकीनन तौर पर मेरे मुंह में पानी तो आता है। रमज़ान मुबारक था इसलिए सब्र करना पड़ा, लेकिन अब इनके पास आन पहुंचे, इससे बड़े मैं ये कहूँगा मुश्किल से टाइम मिला है, तो इनका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अज़का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक और आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ये कब से शौक पैदा हुआ? पेशे से एक आप अगर स्टडी से हवाले से देखें साइंटिस्ट, और किचन के अंदर देखें तो एक बड़ी सुगर लड़की जो कि यूट्यूब के ऊपर नजर आए तो बड़े लजीज खाने बनाती है, मुख्तलिफ डिशेस बनाती है। तो आज ईद की स्पेशल डिश कौन कौन सी होगी हमारी? बिल्कुल, पहले तो आपका सवाल का जवाब देता हूँ कि ये शौक मुझे अपनी अम्मा से आया है। बचपन से अपनी अम्मा को देख रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त पूरे खानदान में मशहूर वतन के खाने हैं, तो देख देख के उनको मेरे शौक पैदा हो गया। इसके साइंटिस्ट के साथ में ये शुरू कर दिया। आज ईद का दिन है और ईद की जो स्पेशलिटी जो है, रिवायती रेसिपी जो है वो बना रही हूँ स्वीट डिश में जी, वो है शीर खुरमा, जो कि हर घर में ईद में बनता है, लेकिन आज हम उसको ज़रा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे, अपनी अम्मा के स्टाइल में। ठीक है? अच्छा, यानी कि शीर खुरमे को आप रवायती अंदाज में साथ थोड़ा सा मॉडर्नाइज टच देंगी? यस, बिल्कुल। चले, और दूसरा हमारा जो मेन होगी, दूसरा है मटन बिस्मिल, जो कि अभी तक कहीं भी आपने देखी सुनी भी नहीं होगी, क्योंकि ये भी मेरी अम्मा की रेसिपी है। अच्छा, मैं जब आया था ना, वैसे जब इनसे बात हुई थी तो मैं मटन बिस्मिल की बजाय मुस्लिम था, मैं कहा शायद कोई ऐसा होगा क्योंकि वो एक डिश का शायद नाम कुछ है, लेकिन जब इन्होंने बिस्मिल कहा ना तो मैंने कहा ये क्या होती है।
चलें आज हम तो टेस्ट करेंगे, आप लोग सर ट्राई कर सकते हैं क्योंकि अभी ईद का आगाज़ हुआ, ईद पढ़ के अभी घरों में आप आए हैं। जैसे ही घरों में आए हैं तो ज़रा अपनी ख़वातीन को थोड़ा तंग करें कि हम मटन ला के देंगे, लेकिन मटन अच्छा सा होना चाहिए ताकि आप बिस्मिल्लाह। और ये हमारी आज की जो ईद पुर उम्मीद की ट्रांसमिशन है ये स्पॉन्सर्ड है गोल्डन कुकिंग ऑयल और गोल्डन बनास्पति की तरफ से। जैसे कि आप सामने देख भी रहे हैं गोल्डन पड़ा भी है और ये गोल्डन की कुकिंग ऑयल की बोतल भी है। तो इसका अब सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं? हम फिर अपने गोल्डन कुकिंग ऑयल से शुरू करते हैं। हमने तकरीबन आधा प्याली हमने ये लेना है, अपने कुकर में डाल देना है, ठीक है? आधा प्याली कुकिंग ऑयल, गोल्डन कुकिंग ऑयल डालें ज्यादा टेस्ट के लिए, ज्यादा मजे के लिए। अच्छा, इसका आपने आधा प्याली डाल दिया। और हम स्टार्ट करने लगे अपने हैं मटन बिस्मिल से। बिल्कुल सही, मटन बिस्मिल की रेसिपी है जी। अपनी पेंसिल और कागज जरूर उठा लें, फिर ना कीजिएगा कि लेट हो गया। अब आप शुरू करें और साथ साथ बताते चलें, आप बताते भी चलें कि कैसे इसको लेके चलना है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसको अडॉप्ट अब हमने मटन बिस्मिल के लिए हमने ऑयल ले लिया है, गोल्डन कुकिंग ऑयल। अब हमने लेना है अपना मटन, ठीक है? जितना आपने, जी बिल्कुल 1.5 किलो के करीब। आप इसे कितना यूज करिए? मैंने 1.5 किलो लिया। 1.5 किलो जी मटन बिस्मिल, आधा कप जो है वो ऑयल डाला है, गोल्डन कुकिंग ऑयल। पहले और डालिए, अभी हम और भी डालेंगे, ठीक है? अब हमने ये बीच में डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, हसन दिखा भी रहा है हसन, और देखने वालों के मुंह में यकीनन तौर पर पानी लाने के लिए हसन किरदार अच्छा अदा करेगा। और इस वक्त मटन बिस्मिल के लिए गोश्त जो है वो चूल्हे की जीनत बन चुका है। बिल्कुल, कुकर पे हमने चढ़ा दिया अपना गोश्त। अब हम इसके अंदर 1 प्याली और डाल दें। 1 प्याली कुकिंग ऑयल गोल्डन और डाल दिया जी। साथ हम अपने शीर खोरमे में तैयार करते हैं, ठीक है? अब हमने इसके लिए 2 किलो दूध लेना है शीर खोरमे के लिए, ठीक है? अब 2 किलो दूध में से हमने आधा प्याली जो हमने ब्लेंडर में डाल दिया है। अब हमने इसके ऊपर रखना है। मैं थोड़ी स्पेस दे दूं ताकि अच्छे तरीके से बनता भी रहे और हमारे नाज़रीन देख भी रहे। ये आपने 2 रेसिपीज नोट करनी है। ज़रा मेरे ख्याल में पेपर को हाफ करके एक तरफ मटन बिस्मिल लिख लें और एक तरफ शीर खोरमा लिख लें ताकि रेसिपीज मिक्स ना हो जाए और ना शीर खोरमे के अंदर आप मटन बिस्मिल बना दें। तो अज़का का ज़रा नोट करते रहे, क्योंकि मैं भी नोट कर रहा हूँ कि शायद घर में मुझे पका के सिखाना पड़ जाए। तो हमने काजू ले लिए और बादाम ले लिए, ठीक है? हमने 50-50 ग्राम ये दोनों चीज़ें लेनी है और अपने आधे कप दूध के अंदर डाल देनी है। ठीक हो गया। अब काजू, अब बादाम डाल दिए और इसके साथ ही काजू डाल देना है। काजू डाल दिया। ये आपने 50-50 ग्राम ले लेना है, ठीक है? 50-50 ग्राम काजू और बादाम, ये नोट करते रहे, मैं भी सारा रिपीट कर रहा हूँ। बिल्कुल। और हमने लेना है ये एक साशे जो आता है, छोटा साशे, ठीक है? वो डाल देना आपने जी। ठीक हो गया जी, वो भी डल गया। अब हमने अपने 2 किलो दूध को आंच पे रख दिया, हल्की आंच पे रख दिया। अब हम इसमें तकरीबन 5-6 इलायची डाल देंगे। 5 इलायची, दूध आपने छोटी इलायची हल्की आंच पे दूध रखा है उसके अंदर डाल दीजिए। बिल्कुल। और दूध बिल्कुल फ्रेश क्रीम, फुल क्रीम दूध होना चाहिए, यानी कि 2 नंबर दूध नहीं होना चाहिए। वो अब कहाँ से लें? कुछ गुजर दोस्त हो तो शायद उनसे ले लें आप, लेकिन दूध अच्छा आपको मिलना चाहिए। बिल्कुल। चलो अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। और ये जी जो बादाम और काजू थे पानी में डाल के, दूध में डाल के जी ब्लेंड किया जाए। अच्छा, ये ब्लेंड मतलब ये मुकम्मल तौर पे से एक पेस्ट बनाना है, ठीक हो गया। और ये मटन बिस्मिल उस दिन वो आंच पे चला हुआ है। अब इसकी तरफ आते हैं। अब देखें ये हमारे मसाले हैं। हसन जरा इंग्रेडिएंट्स दिखा दें जरा गौर से। ये मैजिकल इंग्रेडिएंट्स हम यूज कर रहे हैं अपने मटन बिस्मिल में। मैजिकल का लफ्ज यूज किया, मैंने पकड़ लिया मैजिकल इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, अब हमने ली है 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 2 चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च, और साथ में हमने लेना है धनिया लेना है 2 चम्मच, और 2 चम्मच हमने या हस्ब ज़रूरत नमक ले सकते हैं। और साथ ही आपने देखें ये जो हमारे गरम मसाले के साबुत गरम मसाले होते हैं जिसमें थोड़ी सी दालचीनी है, 10-12 हमारी काली मिर्च हैं साबुत, और ये बड़ी इलायची है, ठीक है? अब हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा, ये स्पाइसी तो नॉर्मल के लिए, बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल के लिए। बाकी आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं स्पाइसेस में अपने हिसाब से। अब हमने इसमें डालना है बिस्मिल्लाह गरम मसाले। आप वहाँ से बोलती रहे, मैं उठा के दूँ ताकि मुझे भी याद हो जाए क्या क्या डालना है अंदर। दोबारा जरा नाज़रीन को हम रिपीट कर दें। आप मुझे हल्दी दे दें। ये हल्दी है, ये हल्दी है जी। ये हल्दी अब 1 चम्मच है। हाँ जी बिल्कुल, 1 चम्मच हल्दी है, ये डाल दी अंदर। और अब आप मिर्ची देते हैं, मिर्चें पाउडर जी बिल्कुल। ये मिर्चों का पाउडर है जी, लाल मिर्चों का। ये कितने चम्मच है? ये 1 चम्मच है। 1 चम्मच ये है जी, ये भी डाल। 1 चम्मच है चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच, यानी कि बहुत ही थोड़ा सा आपने माइनर जितना हस्बे जरूरत है ये भी। और इसके साथ हाँ जी कुटी हुई लाल मिर्च देते हैं। ये कुटी हुई लाल मिर्च, 2 बड़े खाने के चम्मच डालने हैं आप। 2 बड़े खाने के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। और इसके साथ अभी ये कौन सा रह गया? धनिया पाउडर। अच्छा,
ये डालना है। जी बिल्कुल। ये कितने चम्मच ये है? 2 चम्मच धनिया 2 चम्मच धनिया पाउडर के हैं, वो भी आप साथ इसके ऐड करेंगे। अब नमक की बारी आई। जी बिल्कुल। अब नमक ये कितने चम्मच है? मैंने तो है 1.5 चम्मच डाला, लेकिन आप लोग हस्बे ज़रूरत अपने हिसाब से हस्बे ज़रूरत 1.5 चम्मच है, लेकिन हस्बे ज़रूरत जो आपका टेस्ट है नमक का उसके हिसाब से डाल देते हैं। ज़्यादा ना डालें, ब्लड प्रेशर का बाद मसला बने, बाद हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन खासतौर पर नमक का ख्याल रखिएगा। तो ये अब इसके मटन बिस्मिल का जो चीज़ें हैं वो इंग्रेडिएंट्स डाल चुके हैं। बिल्कुल। अब हमने इसको ब्लेंड करना है और अच्छा, ये पेस्ट जो है वो जो शीर खोरमे का वो तैयार हो, उधर आप देख सकते हैं, कैमरा आपको दिखाएगा भी कि जो हल्की आंच पे दूध रखा था वो उबलना शुरू हो गया है। उसके हल्की आंच के ऊपर जो उसके अंदर उबाल है वो आ रहे हैं, यानी कि दूध पकने के मराहिल में दाखिल हो रहा है और अपना टेस्ट है वो डेवलप कर रहा है। बिल्कुल। अब मैं कस्टर्ड पाउडर लूंगी 1 चम्मच। 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। मैं चम्मच दे देंगे? मैं चम्मच आपको देता हूँ, बिल्कुल जी। यहाँ चम्मच इस तरह से दे दें। ये शीर खोरमा और मटन बिस्मिल का जो रेसिपी है वो चल भी रही है, और साथ अभी टमाटर वो चीज़ें पड़ी हैं वो हम पूछते हैं क्या। ये जी 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया हमने। 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। किसी भी अपने फ्लेवर का ले सकते हैं, मैंने मैंगो फ्लेवर में लिया है, और ये हम अपने दूध के अंदर डाल देंगे। ठीक है? ये दूध के 2 अंदर किलो दूध के अंदर। 2 किलो दूध के अंदर 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर जो है वो डाल दिया। थोड़ी स्पीड अप करें ज़रा, ताकि वो अब पेंसिल लेके जो बैठे हैं ना वो भी नोट कर रहे हैं, वो चीज़ें ज़रा थोड़ा स्पीडी हो अब जाए। जो हमने ये अपना ब्लेंडर में पेस्ट डाले थे, जी बिल्कुल जी, और बीच में डालेंगे। इनको पेस्ट को अब डाल दिया दूध के अंदर। बिल्कुल। ये अब मैं क्या करूंगी, अब मैं सारी चीजें, अब हमने 4 दरमियाने साइज के अच्छा, ये जरा सुन ले, 4 प्याज, दरमियाने साइज के 4 प्याज, 4 टमाटर, 4 टमाटर, 5 से 6 हरी मिर्चें, 5 से 6 हरी मिर्चें, एक पूरा जो होता है लहसुन का जवा, 1 लहसुन की वो गोठी, जी बिल्कुल, गोठी या गोठी जो भी आप पंजाबी में हम गोठी के, वो आपने अब इन चारों चीजों को मैं ब्लेंड करूंगी सिंपली। अच्छा, ब्लेंड कर दें? जी ब्लेंड करूंगी, थोड़ा सा पानी लूंगी और यानी वो आंखों में पानी तो नहीं आएगा प्याज का? नहीं बिल्कुल। चलें, ये तो मेरे लिए बड़ी अच्छी चीज है कि हम लड़के भी पका सकते हैं, हम भी पका सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब हमने ब्लेंड करने के बाद इसमें डाल के कुकर लगा देना है, और इसको अब हम सारी चीज़ अपने जो स्पाइसेस है ना वो डाल के डाल देंगे। हाँ जी, और उसके बाद हम आपको फाइनल रेसिपी का टच दिखाएंगे, जरूर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सवैयां भी हम इसमें डालेंगे थोड़ी वो कितनी देर बाद डाल? जब हम ये बॉयल हो जाएगा, थोड़ा सा थिक हो जाएगा, आप इसे ब्लेंड करके डाल दें, ताकि डालती रहें, ताकि हम तो इतने बात तो कुछ ना कुछ करते रहें, ताकि आपसे आपकी और रेसिपी। अच्छा, और इसके अलावा आप काम करती हैं, लेकिन ये बता दें इसके अलावा और कौन सी रेसिपीज हैं जो कि आपकी बड़ी फेवरेट हैं? जो कि आप मेरे YouTube चैनल पे जा सकते हैं, अरसलान नासिर लिखेंगे, सर्च करेंगे तो आपकी अरसलान नासिर का जो चैनल आएगा, उसमें मैंने बड़ी जबरदस्त रेसिपीज अपनी अपलोड की है। YouTube पे भी है और Instagram पे भी है? जी बिल्कुल। ये आप इसमें सिर्फ रेसिपीज करती हैं या लाइव वीडियो भी करती हैं? नहीं, अभी तक सिर्फ रेसिपीज। अच्छा, ये लाइव जो रेसिपीज हैं वो अपलोड करती हैं पूरी एक बना के, जैसे ये आज हमारे साथ कर रही है। तो अब ईद पुर उम्मीद में आप देख रहे हैं, ये भी आपको मिलता रहेगा जब मर्जी आप देख सकते हैं इसे हमेशा के लिए। ये एक रेसिपी है मटन बिस्मिल की, जो कि बिल्कुल मारूफ नहीं है, लेकिन अब मारूफ हो जाएगा, क्योंकि लोगों को अब इसकी रेसिपी पता चलेगी। मुश्किल एक मराहल थे जो कि हमने आसानी से तय किए हैं। और ये कितनी देर में तकरीबन तैयार हो जाता है? अगर आप मेरी मदद करेंगे 2 मिनट में हो जाएगा, बस आप इसको हिला लें। चलें जी, ये मैं इसको साथ हिलाना भी है। मुझे बता दें, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी किचन के मामले में बहुत ज़्यादा नालायक हूँ, थोड़ा सा बता दे ताकि ये ना मैं हिलाते हल्की आंच पे इसको अब हिलाते रहेंगे। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमने अपने प्याज, वैसे ये मैं फूड ब्लॉगर होने का फायदा ये देखें इनका कि इन्होंने एंकर को यूज अच्छे तरीके से कर लिया, यूटिलाइज कर लिया। क्योंकि हम अगर किसी भी सेट पे या वार्डरोब पे या कहीं पहुंचते हैं सेट पे, तो हम लोगों को अपने हिसाब से यूज करते हैं, और इन्होंने हमें अपने हिसाब से यूज किया है, क्योंकि सोशल मीडिया ब्लॉगर हैं। और ये साथ अब क्योंकि हमने ये रेसिपी यहाँ दिखानी है आपको इस तरह तरीके से कि यहाँ हम इसे छोड़ेंगे, सवैयाँ डालने तक बताएंगे, और जैसे मतलब बिस्मिल ऊपर रखते हुए पूरा इसे कुक करके जब बंद कर देंगे, तो इसके बाद फिर उसका वो टेस्ट होगा वो फिर आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके अंदर एक चीज़, मैं अभी ब्रेक पे तो जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ब्लेंड करके डालने तक मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। अरसलान नासिर की फैमिली होगी, भाई होंगे, इनके वालिद साहब होंगे, नासिर महमूद साहब होंगे, इनके वालिद, शाहिदा नासिर इनकी वालदा होंगी, और इनके भाई हमारे साथ होंगे, जो कि ख़ास तौर पर मेरे साथ होंगे, मोहम्मद फैज़ान। सबसे पहले उनसे बात करेंगे कि वो कैसे एंजॉय करते हैं, या ये सिर्फ एक सुगड़ बेटी हैं, बहन है, सिर्फ यूट्यूब पे, या माँ बाप के लिए भी उनको भी खिलाती हैं। ये तो अब हम उनसे पूछेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। अच्छा, इसे आप फाइनल कर दें ताकि फिर हम आगे चलेंगे। इसको मैं अभी चढ़ाने लगी हूँ, और इसके आगे मतलब सेकंड लिंक में मैं बताऊंगा, इनकी बहन और एक दोस्त होंगी जिनसे हम टेस्ट करवाएंगे कि ये दोस्त जो पेपरों के तो चीटिंग करवाने वाली थी या ईदी लेने वाली थी, क्या ये खाने पकाने में भी अच्छी है, ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब और दिखाने के लिए, यानी कि रेसिपी दिखाने के लिए। लेकिन अमूमन यहाँ जो चीज़ें चल रही है वो काफ़ी बेहतर नजर आ रही है। ये ब्लेंड कर रही है। अब सिंपली मैं करूँगी ब्लेंड के इसमें डाल दूंगी, अगर हम ब्रेक लेने। हाँ, आप कर दें। और बाकी जो मेवे है ना, अब मैं उनको फ्राई करूंगी, सवैयों को और मेवों को फ्राई करूंगी इस चूल्हे के ऊपर, और मेवे को ये इसके लिए शीर खोलने के लिए जो हमारे पास बादाम है, बादाम, पिस्ते, काजू। ठीक हो गया।
खोपरा, बादाम, पिस्ते, काजू और इन सब्जियों को हम अपने गोल्डन कुकिंग ऑयल में फ्राई कर लेंगे जी। और फ्राई करने के बाद अच्छी तरह जब भून लेंगे ना, तो फिर हम अपने इस जो दूध का हमने ये बनाया है इसके अंदर डाल देंगे। ये इसके अंदर फिर आप फ्राई करके डालेंगे। और इसका आप ये पेस्ट जो है डाल के इसके बाद क्या प्रोसीजर है? बस इसको हम देखें कितना सिंपल 3 स्टेप थे, ठीक है। हमने दोबारा रिपीट कर दें छोटे ताकि हम ब्रेक पे चलें। सिंपल, हमने 3 स्टेप करना है। पहले स्टेप में हमने गोल्डन कुकिंग ऑयल डालना है 1.5 प्याली, साथ में हमने अपना 2 किलो मटन डाल लेना है। मटन डालने के बाद हमने 4 टमाटर, 4 प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्चें इनको लेके ब्लेंड कर देनी है। सिंपल डाल देंगे बीच में। जितने मसाले मैंने आपको बताया है, 1 चम्मच हल्दी, मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक, वो सारा डालनी है, ब्लेंड कर देनी है। अब इनको कुकर लगा लेना है थोड़ी देर के लिए और फिर मैजिकली कितनी देर बाद कुक खोलना है? तकरीबन 15 मिनट। भाई ये अपनी माँ से टिप्स भी साथ साथ ले रही हैं, क्योंकि ये माएँ जो होती हैं ना, ये अगर सिखाना, मैं इनकी तारीफ इसलिए करूंगा क्योंकि अगर शुगर बेटी हैं तो डेफिनेटली ये कहीं से सीखा होगा। ब्रेक पे चलते हैं और वालदा हमारे साथ होंगी, फिर ये देखते हैं टिप्स सारे उनके दिए हुए हैं। रेसिपी सिर्फ कॉपी पेस्ट चल रही है या यकीन तौर पर कुछ मेहनत भी करती है। एक छोटी सी देर में दोबारा हो जाएगी। वेलकम बैक नाज़रीन, ईद पुर उम्मीद का सिलसिला जारी है। अगले सेगमेंट में आए हैं मटन बिस्मिल और शीर खोरमा। वो इस वक्त तकमील के मराहल में हैं और जैसे ही वो टेबल की ज़ीनत बनेंगे तो अज़का नासिर के बहन भाई हमारे साथ होंगे। अभी वालिदैन मौजूद हैं, दिन का आगाज़ है, खुशियाँ अभी बांटी जा रही हैं। ईद की खुशियाँ हैं, मीठी ईद की खुशियाँ हैं। मिठाई से नज़र भी आ रहा है। वैसे इनमें से जो मेरी पसंद की मिठाई थी, मैं सच बताऊं तो मैंने प्लेट में रखते हुए सेलेक्ट भी कर ली थी। अब वो मैं दरमियान में खाऊं, जब बाद में खाऊं, लेकिन मैं खाऊंगा ज़रूर, क्योंकि डेफिनेटली मेरे प्रोग्राम में आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी मेरा इंटरेस्ट है खाने पीने की तरफ, मेरी सेहत से भी नज़र आता है। अब आगे बढ़ता हूँ कि अज़का नासिर के वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर महमूद हैं और शाहिदा नासिर हैं। इनसे बात के आगाज़ से पहले मैं तो अज़का की तरफ बढ़ता हूँ। अज़का, किचन की बातें तो होगी, ये लाइफ के हवाले से, बचपन के हवाले से कुछ पूछते हैं कि आज ईद का दिन है, तो ईदी लेती थी या ईदी मिल जाती थी या छीननी पड़ती थी? तीनों काम होते थे। किसी से ईदी खुद ही मिल जाती थी और किसी से लेनी पड़ती थी, लेकिन एक काम तो हर दफे हुआ था, मम्मा छीन लेती थी। अच्छा, मामा छीन लेती। अच्छा, ये मामा छीन क्यों लेती है? हमारी माएँ भी तुम खर्च कर लो कि मुझे दे दो, तुम्हें बाद में दे दूंगी, वो बाद में कभी भी नहीं मिलती। हाँ, वो कभी बाद नहीं कभी गई। और ये नहीं पता चला कि वो मामा उस पैसों का क्या करती थी। यह कहती थी आपको खिलौने ले दूंगी, लेकिन वो ना तो हमें आज तक खिलौना नजर आया। वो पैसे मिले ना खिलौने मिले। अच्छा, ये पैसे जिनसे ईदी आप लेती थी, वो कौन थे जो खुद ही दे देते थे या दे देती थी, और वो कौन थे जो छीन देते थे? अच्छा, जो देने वाले हैं ना वो तो पापा थे और ताया अबू और नाना नानी मामू वगैरह, और जो छीनने वाली थी वो तो अच्छा, वो मामा ही रहेगी। अच्छा, लेकिन एक मैं उसको क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि मुझे याद अपनी दादी आ जाती हैं। दादी और जो नाना नानी होते हैं ना, ये आपको पैसे बड़े देते हैं, वो अपने पुराने रवायत के मुताबिक 100 रुपया। वो कहते हैं इतनी ज्यादा तुम्हें ईदी दे दी, अभी तुम कह रहे हो 100 से। तो वो क्या एक्सपीरियंस था? अच्छा, लास्ट टाइम तो बड़ा मजे का वाकया हुआ। मैंने कहा नाना मम्मी 100 से नहीं काम चलना, 1000 रुपया दें, तो वो भूल ही गई कि 1000 कौन सा होता है। 1000 कहती 1000 कौन सा होता है, बस यही होता है, ले लो। यही होता है। चलिए, मैं नासिर साहब की तरफ बढ़ूंगा, माइक जरा फॉरवर्ड कर दें। नासिर साहब, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। बड़ी खुशी होती है हमें, और मेरे लिए आप बाइस फ़ख्र वालिद हैं जिन्होंने अपनी बेटी को इस हद तक काबिल बनाया कि वो किसी चीज़ पे खुद आगे आ सके, क्योंकि डेफिनेटली जो हमारी बेटियां होती हैं हमारा फ़ख्र होती हैं। और हमारे माशरे में एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है, जब हमें इन्हें पराया धन का लफ्ज़ दे के इन्हें अपने घर का नहीं समझते, तो फिर ये पराया धन अपने घर से मनसूब होकर बाइस फ़ख्र नहीं बन सकती। बहुत सारी चीज़ हमारे साथ आते हैं। कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो ये बेटियों के हवाले से का पैगाम होगा। बेटियों के हवाले से ऐसे है कि बेटियों को आला तालीम देनी चाहिए। सबसे पहली दर्सगाह जो है वो वालिदैन ही होते हैं बच्चियों के लिए, बेटों के लिए भी। और इनको तरबियत, मेन तरबियत 90% जो है इसकी वालदा की तरफ से मिलती है। बाप ने तो सुबह चले जाना है, शाम को आना है, पता नहीं होता बच्चे क्या कर रहे हैं। शाम को ही पता चलता है बच्चों ने आज पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बच्चों ने आज पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या कितना खेले हैं या कितना लड़ाई झगड़ा किया। अब आपकी बात से मैं आगे चलूंगा। आपने कहा कि बाप सारा दिन बाहर रहता है, लेकिन ये ईद वाले दिन जो बाप है ना, ये बेटों के साथ ज्यादती कर जाते हैं। ये मैं फिजान से सवाल पूछूंगा, ये मेरा अपना, ये सब बेटों का, क्योंकि हमें फिर पैसे निकालने की जरूरत पड़ती है आपके फर्ज से, क्योंकि आप बेटियों को हमारे सामने ईद बराबर देते हैं, फिर पीछे से डबल कर देते हैं। ये क्या है वैसे? नहीं, वो ऐसे होता है। मैं तो अमूमन ऐसे ही करता हूँ कि सबको एक जैसी ईदी देता हूँ, और अगर कोई बेटी या प्यार से कोई कान में कुछ कहकर कुछ कह दे तो फिर मैं कहता हूँ किसी दूसरे को ना बताना।
देखिए मैं हाँ हो जाता है, हो जाता है थोड़ा बहुत तो हो जाता है। ये शाहिदा साहब की तरफ बढ़ूंगा, उनसे माइक इजाज़त दे रहे हैं। ये माएँ जो होती हैं पैसे क्यों ले लेती हैं, ये पैसे कहाँ जाते हैं? अच्छा ये तो हमें खाम ख्याली है, मैंने तो नहीं लिए कभी। ये वैसे सब मांगूंगा, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ करती है माएँ? हमें आज तक इन्वेस्टमेंट नहीं मिली वो। फिर ये यानी कि बच्चे खुद ले लेते हैं कि खाने का हिसाब रखते हैं, आजकल के दौर के बच्चे हैं, आपको पता ही है माशाल्लाह। तो वो माएँ जो बाजार से शॉपिंग करवा के देती हैं वो, तो फिर बेटियां आगे से जब बच्चे कहते हैं मामा वो तो एक सेपरेट चीज थी ना, हमारी ईदी तो हमारी ईदी है, बिल्कुल जरा माइक नजदीक करके। तो कैसा कि लगता है कि ईद वाले दिन जब बेटियां ईद मांगती हैं, बच्चे ईद मांगते हैं, क्योंकि आपको कोई ऐसा याद हो अस्का को या मिशाल को देख के कोई जहन में चीज आती हो कि जब आप अपनी दोस्तों के साथ खेलती थी, कौन सी गेम बड़ी इंटरेस्टिंग थी और कैसे ईदी लेती थी? हाँ हमारे यहाँ तो ये होता था कि सुबह सुबह हमारे अब्बू तैयार होकर नमाज पढ़ के आते थे और हमें ना ईदी दिया करते थे सबसे पहले ना, क्योंकि हमारे चचा भी नहीं थे, ताया भी नहीं थे, तो अब्बू हुआ करते थे, अब्बू और अम्मी दिया करते थे बस, और इसके अलावा कोई नहीं दिया करता था हमें। नहीं। अच्छा, जब आप दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ती थी, कौन सी गेम थी जो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जो अपनी बेटियों को बताती हूँ किस्सा कि ये गेम तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे कोई पुरानी हम जमाने जैसे हम स्टापो खेला करते थे बहुत शौक से, और हम बंटे खेला करते थे बहुत शौक से, तो ये हमारा था ज़रा। ये माइक ये आपको पता है क्योंकि आपने अच्छा कहा, ये पहले मालूम नहीं। माइक ले ज़रा, माइक। बंटों का तो मुझे नहीं पता था, वो तो आज ही इंकशाफ हुआ है, लेकिन मैंने तो खेले हैं, बंटे भी खेले हैं, गुल्ली डंडा भी खेला है, स्टॉपो भी खेला है, अपनी बहनों के साथ भी खेला है, सब कुछ, पतंगे भी उड़ाई हैं। कैसा लगता है कि जब हम खास तौर पे जो भाई होते हैं ना, उनका बहनों के साथ कनेक्शन एक बड़ा प्यारा होता है। तो मैं अक्सर जब बहनें रुखसत होती है, मेरा एक बड़ा अपना एक वो अल्फाज लिखता होता हूँ, ये रुखसत नहीं होती, खुशियाँ रुखसत हो जाती हैं। तो कैसा लगता है जब बहनों के साथ वो जहन में आता है कि उनके साथ आप खेल रहे हैं, और खासतौर पर ईद की खुशियाँ जो होती हैं, क्योंकि बहनें भाइयों से ईदी भी छीन लेती हैं, ये क्योंकि कुछ ज्यादतियाँ भाइयों कर देते हैं, कुछ बहनें करती, बहनें ईद वाले दिन बढ़ जाती हैं। वो होता था ऐसे, लेकिन वो बहनें छीनती नहीं थी, मैं खुद ही दे देता था। बड़ी बहन थी, बड़ी बहन जब मेरे साथ जाती थी, धोबी घाट उधर अपना ग्राउंड में झूले लगे होते थे मेरे बचपन में, तो वो पैसे इकट्ठे कर लेती थी अपने पास मेरे से भी लेकर, फिर वो झूले मुझे दिलवाती थी और बड़ा मजा आता था। लेकिन जब वो स्टॉप वगैरह अपनी सहेलियों के साथ खेलती थी, तो मुझे वो कहती थी कि इसकी कच्ची बीटी है। अच्छा, उससे मुझे बड़ा ताप चढ़ता था, गुस्सा चढ़ता था, फिर मैं बीच में उन्हें खेलने नहीं देता था। हाँ, फिर वो मैं कहा नहीं, मुझे पहले वो सबसे मैं कहलवाता था, कहें पक्की मीठी पक्की मीठी पक्की। होती ना इनसिक्योरिटी, हाँ जी, ये तो कोई बात, लेकिन भरपूर बचपन गुजरा है, बड़ा मजा आया। अस्का माइक जरा पकड़े तो बताएं कैसा लगता है वालिदैन की वो एक्सपीरियंस जो शायद आपको पहले नहीं पता, लेकिन हमने ईद पुर उम्मीद से आपको दिखा दिया। ये वो चीजें जो कि हम नॉर्मल लाइफ में भूल चुके हैं। डेफिनेटली पेंडेमिक चल रहा है, लेकिन हम घरों में महसूस हुए, हम एक दूसरे के नजदीक आए, हम अपने जितने भी गैजेट्स से उनसे थोड़ा दूर हुए, लेकिन हम ये चीजें अभी भी जानने से महरूम रहे थे, अपने कमरों तक महदूद थे। ये खुशियों का मौका होता है। कैसे देखते हैं कि इन दिनों में क्या दोस्तों के साथ खेलने का दिल करता है, जो पेरेंट्स बता रहे हैं वो स्टापू और वो गेम में, वो कोई ऐसी आपने भी खेली है? पहले तो आपके सवाल का जवाब कि बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, आपके सवाल बहुत अच्छे थे कि मुझे तो खुद काफ़ी नई मालूमात मिली है अपने माँ पापा के बारे में इस सब से। तो अच्छी बात है, इन गैजेट्स ने, मोबाइल ने हमें काफ़ी दूर कर दिया है इन सब से, तो हमें अपने माँ पापा के पास बैठना चाहिए, ऐसी बातें पूछनी चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती हैं। लेकिन हमने भी स्टापू खेला हुआ है, लेकिन अब तो दौर काफ़ी चेंज हो गया है, वो सब कुछ पबजी में चेंज हो गया है और लूडो स्टार में चेंज हो गया है। अच्छा, कितनी ईदी लेती हैं? ईदी वैसे मेरी तो बहुत कमी होती है। कितने लेते हैं? वो आपको मिलती है ना, अब ये आप उनको तो झूठा तो ना करें। अच्छा, नहीं, मम्मा तो ईदी देती हैं कपड़ों के उसमें ना, कि ज्वेलरी शॉपिंग करवा दी और उसमें ईदी होती है। पापा की ईदी होती है जो मैंने शॉपिंग करवाई होती है, उसके ऊपर भी शॉपिंग करवानी होती है, और ईदी में भी अच्छी खासी ईदी मिल जाती है कि हम बस ही करते हैं। ईदी आप खुद बताएं, जितनी भी ज्यादा हो हमारे लिए कमी होती है। अच्छा, फैजान वाला सवाल मेरे पास अभी एक सेव पड़ा है, क्योंकि भाइयों के साथ जो बहनें कर रही होती है ना, छोटी से बड़ी, वो एक इमोशनल, इनको माइक दीजिएगा। एक सवाल होता है अमूमन बहनों का ना, छोटे भाइयों से भी, देखो भाई छोटे हो या बड़े हो, भाई होते हैं, तो फिर वो हमारे से ईदी ले लेती है। हाँ, ईदी तो बहनों को देते हैं, मैं आज तक देता हूँ, अपनी बहनों को ईदी देने जाता हूँ। जैसे अगर आज अब ईद है, ईद पढ़ के आए हैं माशाल्लाह, और अब थोड़ी देर के बाद हमने छोटी बहन के जाना है, ईदी देनी है, फिर बड़ी बहन के जाना है। क्या खूबसूरत कनेक्शन ये लगता है कि एक दिन ऐसा आता है जो सबको जोड़ देता है।
हाँ जी। ये बेसिकली मैं कहता हूँ ये पैसे नहीं है, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो पूरी दुनिया के लिए आपको इसका जो फीडबैक है या इसकी इन्वेस्टमेंट का आपको आना है ना फायदा, वो आता रहता है जी। शादी के बाद जो ईद है ना हमारी, वो हमेशा से ऐसे ही चलती आ रही है कि पहला दिन ऐसे हमने गुजारना है, फिर शाम को बहनों के जाना है, फिर अगले दिन सब मेरी तरफ इनवाइट होंगे, इधर खाना वाना चलेगा, फिर तीसरे दिन हम मिसिस के उधर ससुराल चले। वो तो बनता है वरना ईद पूरी, हाँ फिर ईद खराब हो फिर तो खराब हो जाती है। चले आखिरी बात मैं ये करूँगा कि अब अज़का के हवाले से कब इंकशाफ हुआ कि इतनी अच्छी खाना भी बना लेती है? ये मुझे अचानक ही एक दिन इंकशाफ हुआ जब डिश आई सामने, तो मुझे तो यही लग रहा था कि मिसिस ने बनाई है। तो मैंने हस्बे मामूल, तो मैंने कहा भाई खाना ये, कहती ये आज पता है किसने बनाया? मैंने कहा किसने? अज़का ने बनाया। मैंने कहा इतना टेस्टी खाना, तो उसने कब सीख लिया, कैसे सीख लिया? वो आहिस्ता आहिस्ता सीखती गई, लेकिन इसने फिर बड़ा ज़बरदस्त, अब तो दही भल्ले और जनाब हमने जितने भी अब रोज़े गुजर चुके हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कभी हमने कुछ बाज़ार से मंगवाया हो। यहाँ देखें भल्ले, समोसे, पकौड़ियाँ और क्रीम रोल और पता नहीं क्या कुछ ये, और खजूरें वो क्रीम वाली और बादाम वाली और इतनी सारी चीज़ें। मैं कहता हूँ ये कैसे दोनों बहनें लगी होती हैं। अज़का का ज़्यादा काम है, मिशेल इसकी बहन वो साथ इसके करवा रही होती है, मम्मा भी कर रही होती है, लेकिन नाम तो अज़का का ही चलेगा क्योंकि ये सर्व कर रही होती है और ये नज़र आ रहा होता है कि यही ज़्यादा कर रही है। चलिए मैं वालदा से आखिरी कमेंट्स लेना चाहूँगा, माइक जरा आगे दे दें कि ये आपको थोड़ा सा प्रमोट करना पड़ा या खुद इंटरेस्ट इसका क्रिएट हुआ अज़का का ये खाने पकाने की तरफ, और आपको लगा कि ये अच्छी एक, हम इसे कहते हैं ना सुगड़ कह लें या खाने पकाने वाली, वो अच्छी बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, कुछ भी हो, लेकिन जो किचन कहते हैं अच्छा चलाते पूरा घर वो काबू कर सकती है अच्छे तरीके से? नहीं, ये बहुत माशाल्लाह इंटेलिजेंट है। ये किचन में गई है, मुझे घबराहट हुई है, मैंने कहा इसने सारा कुछ बिखेर देना है और मुझे करना पड़ना है, लेकिन जब बाहर निकली है पकाकर तो उसने पूरा किचन समेटा हुआ था और बिल्कुल यानी कि बहुत अच्छे तरीके बहुत होती है बेटियों से ना, माओ को बहुत इंसिक्योरिटी होती है कि किचन में आप सब कुछ अच्छा साफ भी कराए ना, तुमने तो तबाह कर दिया किचन, बर्बाद कर दिया, ये माओ के अंदर क्यों होता है? लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ ऐसे, मैंने समझा था, लेकिन जब मैंने जाके देखा तो माशाल्लाह इसने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया उसने, यानी कि पूरा साफ सुथरा। जी जी, आपका माइक दे दें। ये बात एक बहुत ज़रूरी है कि ना जितनी भी अप्रिशिएशन मिलती है ना, जितनी भी दाद और तारीफ मिलती है पेरेंट्स की वजह से आपको ना, उसी से ही आपका शौक डेवलप होता है। मैं इससे ब्रेक की तरफ जाने लगूंगा, एक आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि ये आपका बेसिकली ट्रस्ट ही है उनका, जो आप सोशल मीडिया पे आके बात कर रही हो, हमारे साथ टीवी में बैठे हो, इनका एतमाद है कि आपके साथ बैठ कर बता रहे हैं कि बेटियों के ऊपर एतमाद करें, बाइज्जत तरीके से एतमाद करें, ये आपका अपना खून है। जब आप इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो आपके लिए बाइसे फ़ख्र, आपके माथे का झूमर बनती हैं और इज्जत भी फ़रोग देती हैं। हम बेटे तो चले हैं ही हैं, लेकिन मैं अच्छे भी हैं बुरे भी, लेकिन हम बेटे हैं, बेटियां बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हैं, मोहब्बत भी करती हैं, इन्हें प्रमोट करना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक, ईद पर उम्मीद का सिलसिला जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ईद की मीठी खुशियां जारी हैं, दिन का आगाज़ है, ईद की नमाज़ पढ़ के घरों में आए हैं। आपको मटन बिस्मिल और शीर खुरमे की जो एक रेसिपी है वो बताई है। लजीज खानों के साथ ईद पर उम्मीद का सेगमेंट आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़े हैं। अब जिसका था इंतज़ार वो है आन पहुंचा, यानी कि मटन बिस्मिल और शीर खोरमा जो है वो हमारे सामने। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, आपने कहा था कुछ डिफरेंट रेसिपी है, वो डिफरेंस इसके अंदर क्या है? शीर खोरमा वो आपको पहले बाइट लेके पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है, यानी खाना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। तो कैमरे के साथ तो फिर हमें बड़ा सोफिस्टिकेशन के साथ खाना पड़ेगा। हाँ जी, तो वैसे टेस्ट नहीं आता था। और फिर आपको नंबर भी इसी तरह से देना अच्छा, नंबरिंग के बता दूं, अब ये आपने पहले डिस्कस कर दिया। मिशेल नासिर हमारे साथ हैं और मोहम्मद फैजान साथ हैं, ये बहन भाई हैं अज़का के। इनसे अब हमने जजमेंट करवानी है कि आखिरकार ये सिर्फ क्रेडिट ही लेती हैं या क्रेडिट बनता भी है। सबसे पहले फैजान की तरफ बढ़ूंगा, माइक दे जरा।
फजान, आप बातें हम जरा ये तो कर ही रहे हैं, अज़का के कितनी बार भाई को बना के खिलाया, सिर्फ यूट्यूब पे दिखाने के लिए ज़्यादा खिलाते हैं? ये सबके साथ ही जब बनाते हैं तभी हम खाते हैं। कोई स्पेशल एक दो दफ़ा जब उसने शुरू किया था तब स्टू से शुरू किया था, स्टू और मैकरोनी वगैरह बनाती थी, काफ़ी टेस्टी थी। फिर ऐसे वो बढ़ती गई, फिर हौसला दिया, हौसला दिया। मैं इसकी यूट्यूब वीडियो भी शूट करता हूँ। होता है कि बहुत ही लजीज ना भी हो खाना, आपको टेस्ट करवाती है। हाँ, वो फिर हम कहते हैं अच्छा मोटिवेशन देनी होती है। फिर अगली बार वो उसे बेहतर, हाँ जी, वो फिर बाद में हम बता भी देते हैं ये कमजोरियां थी, वो फिर सही कर लेती है। अब तो सही। हाँ जी, मैं छोटा हूँ, सबसे छोटा हूँ जी। कितनी बार इसने आपकी ईदी छीनी है? मेरी ईदी, वैसे ईदी तो नहीं छीनी, लेकिन हाँ भाई हो ना, छोटे भी हो। हाँ, लेकिन इसको मतलब ऐसे ही ज्यादा ले लेती थी वापस से कि हाँ जी, मैं मुझसे भी लेती थी और वापस से भी ज्यादा ले लेती है हमसे। कैसी बहन है उसका? हम वैसे अखलाक वाइज तो अच्छी है, काम भी आ रहती है। नहीं, अब आपने सच बताना, क्योंकि आपकी हंसी निकल गई और वो आपका सच निकल रहा है। अच्छी है अच्छी जी, मैं समझ रहा हूँ। अब आगे माइक जरा मिशेल को दे दें, इधर से तो अच्छी मिल गई है। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक आपको। अच्छा, सबसे पहले ये चीज़, आप बड़ी बहन जी, तो बड़ी बहन को तो एक ज़्यादा हक होता है कि छोटी को ज़रा लेकर चलना। ये उंगली पकड़ के चलती है या आप इसकी उंगली पकड़ के चलती है? ये सेगमेंट तो वैसे ही इसका का बहुत फेवरेट है, क्योंकि इसकी बहन और भाई इसकी तारीफ करने वाले हैं। नहीं है? बिल्कुल। हाँ जी, ये भी करके चल लेती है कभी, और मिलजुल के ऐसा कर लेते हैं मतलब। तो ये आपको पकाने का भी शौक है या इससे ज़्यादा कुछ शौक चढ़ गया हुआ कि यूट्यूब और ब्लॉगिंग और सब कुछ? नहीं, शौक तो है, लेकिन इसका को इतना शौक है कि ये एग्ज़ाम के बाद जब घर आती थी, रात को स्टडी किया होता था सब कुछ, लेकिन फिर भी ये किचन में जाके खाना बनाती थी, कोई ना कोई डिश ट्राई करती थी। पेपर भी अच्छे माशाल्लाह, उसके भी अच्छे मार्क्स आते थे और खाना भी। आपने स्टडी में क्या किया? स्टडी में मैंने BS ऑनर्स केमिस्ट्री जी। आप केमिस्ट्री की ये साइंटिस्ट है जी। ये खाना पकाना और ये सब कुछ मतलब ये मदर से मिला है जी, गाइड किया या शौक? क्योंकि गाइड दोनों की, शौक एक तरफ बढ़ गया। जी बिल्कुल, मदर से आया है। मेरी मम्मा बहुत अच्छा खाना पकाती हैं माशाल्लाह से, और सब में मतलब तारीफ होती है बचपन से ही, तो मम्मा से आया ये। तो अज़का के साथ ईद के मौके पर आपसे बल्कि सवाल करता हूँ, ईदी लेनी पसंद है या छीननी पसंद है? क्योंकि मुझे अगर कोई पूछे ना ईद के ऊपर, तो मुझे छीननी पसंद है कि ईद ली जाए। और अक्सर औकात तो ये भी हुआ है कि माँ बाप ने, अम्मी अब्बू ने ये कहा या तुमने ना ईदी नहीं मांगनी किसी से, तो मैं हर तरह कोशिश होती थी कि उनसे छुप के मांग लूँ किसी से, और उन्हें फिर बताता, और फिर मैं साथ ये भी कह के आता था जो मुझे ईदी देता कि अम्मी अब्बू को ये नहीं बताना कि मैंने मांगी। तो ऐसा हुआ? अच्छा, नहीं, छीनी तो कभी नहीं है, लेकिन ये है कि दे दें, और ये ना बताइएगा मैंने खुद कहा था, डिमांड की थी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ वैसे। लेकिन पापा तो तकरीबन हर दफा ईद के तीनों दिन ईदी देते हैं हमें। ईद के तीनों दिन हमें मिलती है। ये आप नाज़रीन है ना जो इनको आप तबाह बर्बाद कर रहे हैं, ये बहुत सारे वालिदैन देख रहे हैं, वो तो जी, ये पापा की वाकई ग्रेटनेस और एक यूनिक बात है। मतलब हमें पापा ही मतलब तीनों दिन देते हैं वो। तो ये फलान को मिलती है या तीनों को मिलती है? तीनों को मिलती है। अच्छा, ये जरा मिशन की तरफ माइक दीजिएगा ताकि मैं इनसे, ये खाने में आप कितनी रेटिंग देती है इसको? खाना माशाल्लाह से अच्छा बनाती है। अच्छा बनाती है, हाथ में टेस्ट है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो बहन नो डाउट। बहन वो आप इसकी हंसी से देख लें, वो शरारती है माशाल्लाह से बहुत। लेकिन बहन नहीं अच्छी। लेकिन रौनक बहन एज अ सिस्टर अच्छी है, मशवरे अच्छे दे देती है, मतलब मेरी साइड भी ले लेती है मोस्टली, लेकिन वो शरारत अपनी जगह है इसकी। चलें जी, अब मैं ये कहूँगा कि ज़रा आप थोड़ा इसे टेस्ट करें ताकि हम मार्क्स जो है ना, क्योंकि नंबरिंग हमें दिलवानी है, तो हम ये चाहेंगे मैं इसलिए मैं पहले टेस्ट करवाना नहीं था, मैं नॉर्मल टेस्ट करना था, लेकिन बहन भाइयों ने जो प्यार मोहब्बत मैंने इसके साथ देखा ना, मुझे उम्मीद है ये नंबरिंग बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि ये जो नंबरिंग देंगे ना, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आप भी फैजान डालें ना कुछ, ताकि हम फिर टेस्ट के हवाले से ज़रा चेक करवा सकें। आप अपनी प्लेट में थोड़ा सा लगाएं सालून। और ये एक खूबसूरती है हमारी फैमिली सिस्टम की कि हम जब भी मिल बैठते हैं खुशियाँ बांटते हैं, और ईद के दिन जब हर त्यौहार, इस त्यौहार के अंदर छुट्टी होती है, लोग अपने काम काज से अपने घर वालों के पास होते हैं, तो लजीज खाने और लजीज खानों के अंदर खुशियाँ और साथ लज्जतें बखेरते हैं। तो चलें अब खा लिया। माइक किधर, माइक उधर दे देना। तो मिशन नहीं, कितने मार्क्स सच देने हैं 10 में से? 9 मार्क्स। ये वैसे ईदी तो नहीं ऐड कर दी अंदर? नहीं, वाकई टेस्टी बना। तो अब ईदी मिलेगी या इसको कोई बस नंबर देके माफ कर दिया?
अच्छा अब आप दे दी, अभी हम एक और है ना भी तो हमें मुझे बिल्कुल बिल्कुल आपके भाई ये 9,000 दे देंगे बिल्कुल, उसके आगे 3 0 लगा दो। हाँ 3 डिजिट। हाँ जी फैजान की तरफ बढ़ते हैं। फैजान अब आपने नंबरिंग उस हिसाब से नहीं कि ज़्यादा ईदी मिलनी है, कैसा लगा? तो वैसे खाने में क्या शौक रखते हो? मैं खाने पे मतलब सारी चीज़ें शौक रखता हूँ। ज़्यादातर भिंडी अच्छी बनाती है मम्मा, ख़ास तौर पे बहुत अच्छी भिंडी बनाती है रोस्टेड, तो वो ज़्यादा खा लेते हैं। बाकी ये बनते ही अच्छा है, जो अच्छा बनाओ फिर। तो नौजवान आजकल पिज़्ज़ा और ये बर्गर्स, हाँ ये है, लेकिन मतलब ज़्यादा नहीं खाते, एक लिमिट तक खा लेते हैं। वो खाते हैं या इस तरफ नहीं है? इस तरफ देसी ज़्यादा हम खाते हैं, लेकिन इसकी क्या वजह? इसकी वजह साथ निकल भी जाती है, मतलब हार्ड वर्किंग वगैरह, फुटबॉल वगैरह। अच्छा फुटबॉलर हैं? जी जी। तो ये कितने मार्क्स दे रहे हैं इसको? मार्क्स तकरीबन इसको 8 दे दिए मैंने। 8 दे दिए। तो इस बार ईदी लेनी है? अभी ईदी दी है या अजका ने दी है? अभी देनी है, प्रोग्राम के बाद ही देगी। इसने देनी है? पहले ये मुझे देगी, फिर मैं इसको दूंगा। अच्छा ये कितने देगी और आप वापस कितने देंगे? अब वो जितनी देगी ना उसके 50%। कितनी ईदी देने वाली है फैजान को? मैं जितना मेरे भाई कहेगा। अब आप बल्कि अब ये तो ईदी है, ये ईदी थी इनके लिए। क्या ये? हाँ जी। नहीं ये तो ईदी नहीं, ये तो कोई मेहमान हो ना, जैसे हम मेहमान पैक करके ले जाएंगे, हम तो कहेंगे ईदी मिली, अब उनको तो यहाँ ही रहना ना, कितना हम खा लेंगे? सही सही। फैजान क्या लोगे ईदी में बताओ? माइक उसके आगे करके ट्रिगर लोगे पबजी के? क्या लेना चाहिए? नहीं 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 नहीं, ये तो बोलने लग रही है। 40 रुपए 50 रुपए एक यार कीमत, तो आप बताइए कितनी चाहिए? मैंने 8 नंबर दिया ना, 8,000 तो होने चाहिए। दे देंगे बस? हाँ बिल्कुल। पक्की बात है? हाँ बिल्कुल। हाँ जी ये कोई 8,000 मेरे लगता है सिर्फ 800 मिलने वाली है जो। अच्छा ये जो टेस्ट डेवलप है, क्योंकि आप दोस्तों के साथ भी शेयर से करती हैं, वो भी आपके पास गाहे बगाहे आती है, कोई आपके ब्लॉग्स लगे होते हैं उसके अंदर, तो जब दोस्त कैसे अप्रिशिएट करते हैं? क्योंकि अमूमन ये होता है कि दोस्तों को कुछ भी खिला दें, आपकी वो पॉकेट की तरफ देख रहे होते हैं, जो मुफ्त में मिले वो माशाल्लाह और हलाल वो अच्छा होता है। बिल्कुल। कैसे अप्रिशिएट करते हैं वो? पहले तो जो भी पिक लगाती हूँ सब कब खिला रही हो, फिर कब खिला रही हो, फिर सबकी जो रिक्वेस्ट आ जाती है, फिर कभी लेके चले जाओ बना के, तो नहीं अच्छा भला अप्रिशिएट करती हैं। अच्छा इसका कभी ये नहीं हुआ कि लड़कियां हमारे आजकल मॉडर्नाइज हम कुछ और सिस्टम की तरफ चल पड़े, तो वो कहते हैं ये क्या काम करती रहती हो तुम, टिपिकल लड़कियों की तरह खाना बनाती हो? कभी कोई किसी दोस्त ने ऐसा नहीं? मुझे बड़ी हैरानगी हुई है, काफी अप्रिशिएट करती हैं कि जरा हटके है, तो काफी लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं कि तुम हाँ इस टाइप में आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मैं एक मैसेज, आप मिशन के माइक बढ़ा दें, एक छोटा सा मैसेज ईद के ऊपर क्या देंगे नौजवानों को खुशियों के हवाले से? आप पेंडेमिक गुजर गया, छोटा सा मैसेज। बिल्कुल, ईद जो है वो एक खुशी का दिन है, खुशी मनाने का दिन है, तो हमें बिल्कुल पुरजोश तरीके से खुशी मनानी चाहिए सबके साथ। इस दफ़ा तो कोरोना की वजह से अगर आपने शॉपिंग नहीं की है तो इसमें कोई अच्छा, तो अगर आपने शॉपिंग नहीं की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर एक दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा होता है तो कोई बात नहीं, नया एक्सपीरियंस ट्राई करना चाहिए। और हमने भी कोई शॉपिंग नहीं की है, तो ये हमारे पहले के ड्रेसेस हैं, तो हमें से मोटिवेशन हम आपके साथ हैं। बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल। तो आपकी तरफ बढ़ूंगा, ये मैसेज देते हैं कि ना आप ये ईद को सेलिब्रेट करें, अपने घर पे रह के करें, ज़्यादा मतलब बाहर अंदर ना जाएं, और जितना आप स्पेसिफिक कोरोना वायरस आजकल तो फैला हुआ है, तो इससे जितनी अपनी एहतियात करें उतना बेस्ट है। बाकी ईदी दें, ईदी लें और एंजॉय करें और ये खाने जो बनाए वो बना के देखें घर पे, और जी खाने वाले बैठे। आपकी तरफ क्या मैसेज होगा? जैसा कि कोरोना का सीन चला हुआ है, तो हमें चाहिए कि जितने भी हमें इक़दाम करने चाहिए ना, तो प्रिकॉशंस हमें करनी चाहिए ताकि हम खुद भी सेफ रहें, अपने घर वालों को भी सेफ रखें। आप आज यूट्यूब पे या इंस्टा पे ऊपर मैसेज देंगी कि जितने खाना बनाने वाले लोगों को शौक है वो खाना के उन बेघर लोगों को दें? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। इस ईद के मौके पे खुद तो आप खा रहे हैं, लेकिन वो लोग जो बाहर नहीं निकल सकते और खा भी नहीं सकते, तो उनका भी जरूर ख्याल रखेगा। आपका ड्रेस पुराना है? जी हाँ जी, मेरी बहन ने सारी हकीकत खोल दी है, तो देखिए हमने भी बहुत ख्याल रखा, हम बाहर नहीं गए, तो सेव होम स्टे होम लेके हमने। नहीं जी, अज़का ने तो ये इंकशाफ कर दिया, ये ड्रेसेस जो हैं पुराने हैं, तो इसके साथ मैं भी आखिर की तरफ बढ़ूं, लेकिन खासतौर पर अपने कपड़ों के हवाले से बता दूं, आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर भी ये बॉस स्टिचर्स और ग्रूम्स की तरफ से मुझे डिज़ाइंड और स्पॉन्सर्ड किए गए हैं कपड़े, तो मैं ये फजूल खर्ची नहीं कर रहा, क्योंकि एक स्पॉन्सर टेल लगी हुई है जैसे गोल्डन कुकिंग ऑयल की तरफ से थी, लेकिन ख़ास तौर पर
प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, ईद पुर उम्मीद का सिलसिला जारी रहेगा। हम नए मेहमानों के साथ शाम को फिर हाजिर होंगे, कल दोबारा हाजिर होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा खराज तहसीन पेश करूंगा अपनी उस टीम को जो ईद के दिन में मेरे साथ है, आप तक ये सब कुछ पहुंचा रही है और उनके लिए शायद ज़्यादा ज़रूरी था मेरा शुक्रिया अदा करना। हसन चौहान है, उस्मान है, मोहम्मद उस्मान है, शाहजेब हैं जो कि मेरे प्रोड्यूसर हैं, प्रोग्राम का सब कुछ करते रहते हैं, और काशिफ NLE जिसने एडिट करके, क्योंकि मेरा काम बोलना है लेकिन इन्होंने खूबसूरत अंदाज में ये पूरे प्रोग्राम और ईद की खुशियाँ आप तक पहुँचानी है। ईद की खुशियाँ दोबारा करने के अंदर सबसे ज़्यादा इनका हाथ है। इसी के साथ अभी तक की इस ट्रांसमिशन से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।